हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टेंस जैसे ख़त्म हो गया वैसे अभी हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितने भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश ग्रामर के 15-16 चैप्टर, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस देख लो, किरण के क्वेश्चन जो 1000 क्वेश्चंस हैं कॉमन ईयर के, उसमें से आप देख लो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग 1000 में से 300 प्लस 400 क्वेश्चंस हैं उसमें। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कनेक्ट है वो सारे क्वेश्चंस। इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, मतलब इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, क्योंकि ये पूरा डायरेक्टली सब्जेक्ट और वर्ब के साथ डील कर रहा है। मतलब वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट वर्ब पे डिपेंड करता है। मतलब डायरेक्टली इंग्लिश का कोर वाला चैप्टर है ये। ठीक है, तो ये चैप्टर को अच्छे से समझना। बहुत ही ईजी भी चैप्टर है, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। इसमें सिर्फ रूल्स हैं। अगर आपको वो सारे रूल्स पता है रेगुलरली, अगर वो सारे रूल्स को आप रिवाइज करते जाओगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। और जब भी सेंटेंस देखोगे आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगी मेरे को कहाँ पे देखना है, कहाँ पे गलत देखना है, मतलब कहाँ पे गलत हो सकता है, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसको 2 लेक्चर में डिवाइड किया है। एक अलग अलग, एक लेक्चर 1 लेक्चर 2 में, 2 लेक्चर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वर्ब क्या समझेंगे। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों। सब्जेक्ट होता है एक सेंटेंस में जो करता होता है। ठीक है, जो इंसान कर रहा होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जो इंसान या जो वस्तु कुछ काम करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। जो कार्य करता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, मान लो कि आपका नाम राम है या श्याम है। राम इज स्टडिंग। ठीक है, राम इज स्टडिंग का मतलब क्या है। राम यहाँ पे क्या है, कौन पढ़ाई कर रहा है, राम पढ़ाई कर रहा है, तो राम यहाँ पे सब्जेक्ट है। राम इज स्टडिंग, राम क्या कर रहा है। हम जब बोलते हैं राम क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करना होता है वर्ब। ठीक है, समझ पा रहे हो सब्जेक्ट क्या है वर्ब क्या, आपको क्लियर हो गया। बेसिक सा है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि डीप में ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए। हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं। जितना भी मैं आपको ग्रामर पढ़ा रहा हूँ ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। हमको बस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को पहचानना है, उतना ही के लिए हमको ग्रामर ज़रूरत है। उससे ज़्यादा ग्रामर जान के हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ यूज़ नहीं है उससे ज़्यादा। तो देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे बेसिक रूल ये होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब मैंने बताया था जो वन होता है। ठीक है, एक को सिंगुलर बोलते हैं और मोर देन वन को बोलते हैं प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। एग्जाम्पल देखो, ही कम्स। ही क्या है यहाँ पे, ये सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट है कि नहीं बताओ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर रहा। अब कम्स, यहाँ पे COM कम का कम्स बन गया है। अब सबके मन में डाउट आएगा, यार हम जब S लगा देते हैं तो वो वर्ब, मतलब जो चीज़ को हम S लगाते हैं वो प्लूरल बनता है ना, सिंगुलर कैसे बन गया S लगा के। यहाँ पे तो कम होना चाहिए, कम्स कैसे आ गया। तो मतलब ये सबसे सबसे बड़ा डाउट सबके आता है। जब मैं स्टार्ट किया था मेरा भी सबसे बड़ा डाउट ये था, जब मुझे ग्रामर का आइडिया नहीं था तब मैं सोचता था कम्स कैसे सिंगुलर हो सकता है क्योंकि S लगा हुआ है इसमें। तो मेरा धारणा वैसे था, आप लोगों का भी ऐसे ही होगा। मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये जो कम्स है दोस्तों ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। वैसे ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। देखो, दे कम, दे है, दे क्या है दोस्तों, ये प्लूरल वर्ब है। ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो कम उसके हिसाब से वर्ब क्या आया, कम है, ये प्लूरल, सॉरी ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये है प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, आप देखो राइट साइड देखो, सिंगुलर वर्ब कौन से होते हैं, इज, हैज, वाज, ये सारे दोस्तों हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, इज, हैज, वाज। और V1 में अगर हम S या ES को ऐड कर दें तो उसको बोलते हैं हम सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको, मैं आगे पढ़ाऊंगा, आगे मैं बताऊंगा आपको, नीचे बताने वाला हूँ कि SES हम वर्ब में लगाने से वो सिंगुलर कैसे बना। प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब कौन सा है दोस्तों, आर, हैव। देखो, ईज का आर है, हैज का हैव है, वाज का वेयर है, प्लूरल। और V1 को हम डायरेक्ट लिखें तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल वर्ब। क्लियर हो गया।
अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड नाउन। अब वर्ब और नाउन में डिफरेंस क्या है, मेरे को अभी आपको मैं बताऊंगा ये कम क्यों सिंगुलर है और कम क्यों प्लूरल है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, एक नाउन में हम अगर एस या ई एस ऐड करेंगे तो ये बनेगा प्लूरल। क्या बनेगा दोस्तों? प्लूरल बनेगा। अगर नाउन में हम एस या ई एस को ऐड करेंगे तो बनेगा प्लूरल। अगर हम वर्ब में एस और ई एस को ऐड कर दें तो ये बन जाएगा सिंगुलर। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक नाउन में अगर एस ई एस नहीं लगा है वो सिंगुलर फॉर्म में है, उसका मतलब एस ई एस लगा दिया तो वो प्लूरल बन जाएगा। लेकिन एक वर्ब में अगर एस ई एस नहीं लगा है तो तो सोच लो कि वो प्लूरल फॉर्म में है। अगर एक वर्ब में एस ई एस नहीं लगा है तो वो प्लूरल फॉर्म में है। अगर वर्ब में हम एस ई एस लगा दे तो वो सिंगुलर बन जाएगा। तो नाउन और वर्ब मतलब पूरा उल्टा है यहाँ पे। इसमें एस ई एस लगाने से प्लूरल बनता है, इसमें एस ई एस लगाने से ये सिंगुलर बन जाता है। ये चीज़ को याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जैसे देखो कम क्या है दोस्तों, इसमें एस ई एस नहीं लगा है तो ये एक प्लूरल वर्ब है। अगर इसमें हम एस जोड़ दें तो ये बन जाएगा सिंगुलर वर्ब। लेकिन नाउन में ऐसा नहीं होता। नाउन में हम एस ई एस को जोड़ेंगे तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस ई एस जोड़ेंगे तो वो सिंगुलर बनता है। ठीक है, अगला मतलब स्लाइड देखते हैं। चलो अब एक एक करके सारे रूल्स देखेंगे। जितना भी दोस्तों ग्रीन कलर में लिखा हुआ है वो सारे रूल्स हैं, उसके नीचे जो ब्लैक कलर के लिखे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हम रूल देखेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल हम समझ नहीं पाएंगे। जितना भी रूल मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे, अगर मैं सिर्फ आपको यहाँ पे रूल लिख के छोड़ दूँ ना तो एग्जाम्पल्स अगर नहीं है तो आप समझ नहीं पाओगे। एग्जाम्पल्स ज़रूरी है। चाहे जब आप ये एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप रूल्स नहीं देख के सिर्फ एग्जाम्पल्स देख के समझ जाओगे कि यहाँ पे रूल क्या है। ठीक है, समझ पा रहे हो? रिवीजन हमेशा एग्जाम्पल देख के किया जाता है, रूल देख के ज़्यादा रिवीजन नहीं किया जाता है। तो एक एक करते हैं। देखो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है रूल, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2, देन वर्ब प्लूरल होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, महान एंड सूरज आर गोइंग। अब महान एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट 1, और सूरज क्या है? सब्जेक्ट 2। एंड क्या है दोस्तों? बीच में एंड जुड़ा हुआ है, इसको कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, आर गोइंग। अब देखो महान और सूरज दोनों एंड से जुड़ गया, मतलब क्या है? ये दोनों जा रहे हैं। अब दोनों जब जा रहे हैं तो ये प्लूरल बन गया, तो वर्ब उस हिसाब से प्लूरल होगा। तो यहाँ पे देखो वर्ब क्या है दोस्तों? ये प्लूरल वर्ब है। समझ पाए? नेक्स्ट रूल देखेंगे। अगर कोई नाउन या एडजेक्टिव दोनों एंड से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। कैसे? देखो माई फ्रेंड, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, देखो कोई नाउन या एडजेक्टिव या नाउन या एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़ा हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखो, सेंटेंस देखो, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज़ कम। अब देखो माई फ्रेंड मतलब मेरा दोस्त है, क्या है वो? फिलोसोफर भी है और वो एक गाइड भी है। इसका मतलब ये है वो अपने फ्रेंड को ही इंडिकेट कर रहा है। वो माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड, उसका फ्रेंड ये फिलोसोफर अलग इंसान, गाइड अलग इंसान नहीं है, वो एक ही इंसान है। माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हैज़ कम। अब देखो ये जो एंड है ये फिलोसोफर को ऐड किया है और गाइड को भी ऐड किया है, दोनों एडजेक्टिव है। तो उस हिसाब से यहाँ पे वर्ब क्या आया? सिंगुलर वर्ब आया। ये क्या है दोस्तों? सिंगुलर वर्ब। वैसे स्लो एंड स्टेडी, देखो दोनों एडजेक्टिव, स्लो एंड स्टेडी अगर एंड से जुड़े हैं, दोनों एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हैं तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। देखो यहाँ पे वर्ब क्या है? विंस है। देखो वर्ब में एस लगा हुआ है, तो जब हम वर्ब में एस लगा देते हैं वो सिंगुलर बन जाता है। तो ये क्या है दोस्तों? ये है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, समझ पाए? वैसे देखो नेक्स्ट, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट फूड। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है ये किस हिसाब से बताया गया है। देखो जैसे हम बोलते हैं दाल चावल, ठीक है, हिंदी में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हम बोलते हैं दाल चावल, तो दाल चावल मतलब आप दाल और चावल को अलग अलग नहीं बता रहे हो, आप उसको कंबाइन करके बता रहे हो। जब हम किसी चीज़ को कंबाइन करके बताते हैं, जैसे दाल चावल या घर बार, इस टाइप के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है,
तो ये क्या है दोस्तों, एक कंबाइन, एक यूनिट को हम इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मतलब ईडियम्स हम उसको बोलते हैं। तो ये जो ब्रेड एंड बटर है आज ए ईडियम है यहाँ पे। तो ब्रेड एंड बटर अगर एक यूनिट को इंडिकेट कर रहा है तो यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर हुआ कि नहीं। ये ब्रेड और बटर अलग नहीं है, यहाँ पे एक यूनिट के हिसाब से ये इंडिकेट कर रहा है। तो ब्रेड एंड बटर ये जो एक यूनिट इंडिकेट कर रहा है तो उस हिसाब से ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो देखो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर वर्ब है। क्लियर। अब देखो एक्सेप्शन एक देखते हैं। अभी इसी टाइप का हम क्राउन एंड ग्लोरी यूज़ करेंगे। जैसे ब्रेड एंड बटर है वैसे क्राउन एंड ग्लोरी भी है, लेकिन इस सेंटेंस में ध्यान दो, क्राउन एंड ग्लोरी एग्जिस्ट टुगेदर। अब यहाँ पे जो क्राउन एंड ग्लोरी है ये दोनों अलग अलग करके बता रहा है। क्या बता रहा है कि क्राउन और ग्लोरी दोनों एक साथ होते हैं। अब यहाँ पे एक सिंगल यूनिट नहीं देखा जा रहा है क्राउन एंड ग्लोरी को। यहाँ पे क्राउन एंड ग्लोरी को अलग अलग आइडेंटिटी देखा जा रहा है, ठीक है। एक अलग अलग एंटिटी जैसे देखा जा रहा है। जब हम दोनों चीज़ को अलग अलग देखते हैं तो यहाँ पे क्या बन गया, दो सब्जेक्ट बन गया। अब अगर दो सब्जेक्ट बन गया, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, देखो पहला वाला रूल देखो, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देखो यहाँ पे वर्ब प्लूरल है कि नहीं, यहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगा है, तो ये क्या है, ये है प्लूरल वर्ब। समझ पाए, क्लियर हो गया। ब्रेड एंड बटर अगर एक सिंगल यूनिट के हिसाब से इंडिकेट कर रहा है तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर ब्रेड एंड बटर अलग अलग एंटिटी जैसे बिहेव करता, अगर ब्रेड अलग होता बटर अलग होता सेंटेंस में, तो वहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता, मतलब ब्रेड और बटर हम अलग अलग ले लेते और उस हिसाब से वर्ब भी प्लूरल हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट रूल देखो, अगर दो सब्जेक्ट वन, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वन है और यहाँ पे सब्जेक्ट टू है। अगर दो सब्जेक्ट इनमें से किसी एक के साथ अगर जुड़ा हुआ है, आज वेल आज, या विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, नो एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, led by, headed by, guided by, controlled by और governed by। अगर इनमें से किसी एक के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है ना, तो वर्ब सब्जेक्ट वन के हिसाब से होगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लिखा हूँ देन वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वन। ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर दो सब्जेक्ट इनमें से किसी एक के साथ जुड़ा हुआ है तो वर्ब किसके हिसाब से होगा, सब्जेक्ट वन के हिसाब से, पहला सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, महान आज वेल आज हिज पेरेंट्स इज कमिंग। अब महान एक सब्जेक्ट है, ये एक सब्जेक्ट है कि नहीं, ये सब्जेक्ट वन है। आज वेल आज है बीच में, फिर हिज पेरेंट्स। अब ये जो हिज पेरेंट्स हैं ये क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट है, ये है सब्जेक्ट टू। अब सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू किससे जुड़ा हुआ है, आज वेल आज से जुड़ा हुआ है। तो मैंने रूल में क्या बताया, अगर दो सब्जेक्ट इनमें से किसी एक के साथ अगर जुड़ा हुआ है तो वर्ब सब्जेक्ट वन के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वन मतलब कौन सा है, पहला सब्जेक्ट। पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, देखो महान सिंगुलर है तो वर्ब भी इसके हिसाब से होगा, मतलब वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे देखो इज क्या है दोस्तों, इज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। एग्जाम में आपको ये कर देगा आर, महान आज वेल आज हिज पेरेंट्स आर कमिंग। कोई भी अगर ये रूल नहीं जानता है तो वो डेफिनेटली उसको सही बोलेगा, क्योंकि हिज पेरेंट्स यहाँ पे प्लूरल है तो कोई भी मान लेता है कि इसके बाद वर्ब प्लूरल ही आएगा, लेकिन वो भूल जाते हैं इस टाइप का एक रूल एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दो सब्जेक्ट आज वेल आज से जुड़ा हुआ है। अब आपको पता चल गया। अब आपके सामने यहाँ पे अगर आर आ गया तो आप उसको गलत बोल दोगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अगर दो सब्जेक्ट आज वेल आज अगर इनमें से किसी एक के साथ जुड़ा हुआ है तो वर्ब पहला सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स। अब ये एक सब्जेक्ट है ही, और हिज फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट है। अब दोनों में से किसके हिसाब से होगा वर्ब, पहला सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, मतलब ही के हिसाब से होगा। तो ही के हिसाब से वर्ब क्या है, हीज है, सॉरी ईज है। अगर हिज फ्रेंड्स के हिसाब से होता तो आर होता, लेकिन रूल कहता है कि पहला सब्जेक्ट के हिसाब से ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, माई फादर अनलाइक माई अंकल्स इज वेरी स्ट्रिक्ट।
तो माई फादर पहला सब्जेक्ट है, अनलाइक बीच में आ गया, और माई अंकल्स एक दूसरा सब्जेक्ट है। अगर एग्जाम में आपको इस की जगह पे आर डाल के देगा, क्योंकि यहाँ पे अंकल्स लिखा हुआ है, तो कोई भी इसको अगर नहीं जानता है वो इसको आर ही समझेगा सही आंसर, लेकिन यहाँ पे ईज होगा। क्यों? क्योंकि ये अनलाइक से जुड़ा हुआ है दो सब्जेक्ट, और पहला सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब होगा, जो कि माई फादर है पहला सब्जेक्ट। माई फादर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया रूल? बहुत ही सिंपल सा रूल है दोस्तों, बस जानना जरूरी है और विद एग्जाम्पल समझना जरूरी है, और आपको समझाने वाला उस टाइप का एक बंदा जरूरी है। चलो नेक्स्ट देखते हैं नया रूल। रूल क्या कह रहा है? ये रूल क्या कह रहा है? अगर एक आर्टिकल लगा हुआ, आर्टिकल मतलब AND, ठीक है। आर्टिकल किसे कहते हैं दोस्तों? आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में क्या क्या आता है? ए आता है, एन आता है और दी आता है। इसके बारे में हम कंप्लीटली आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, बस जान लो कि आर्टिकल क्या है, ए एन दी। अगर सेंटेंस में आर्टिकल है, उसके बाद सब्जेक्ट 1 है एंड और सब्जेक्ट 2 है, तो वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, समझ पाए? देखो पहला वाला देखो एग्जाम्पल, ए वाइट, ए देखो ए आया है, ये क्या है? आर्टिकल है। ए वाइट, वाइट सब्जेक्ट 1 है, एंड ब्लैक ये है सब्जेक्ट 2, गाउन वाज बॉट बाई हर। अब आर्टिकल आया, सब्जेक्ट 1 आया, एंड आया, सब्जेक्ट 2 आया, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वर्ब पे ध्यान दो दोस्तों, वर्ब क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आर्टिकल अगर सब्जेक्ट 1 से पहले आर्टिकल है और एंड के बाद सब्जेक्ट 2 से पहले भी अगर आर्टिकल है, तो वर्ब प्लूरल होगा। पहला वाला में देखो, पहला वाला में सिर्फ सब्जेक्ट 1 से पहले ही आर्टिकल है, लेकिन सब्जेक्ट 2 से पहले आर्टिकल नहीं है। लेकिन दूसरे वाला में सब्जेक्ट 1 से पहले आर्टिकल है और सब्जेक्ट 2 से पहले भी आर्टिकल है। दो आर्टिकल है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों आर्टिकल एंड से जुड़ा हुआ है सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगा। क्यों? अब आपको ये तो रूल कह रहा है, लेकिन इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है? क्यों ऐसा? इसमें वर्ब सिंगुलर क्यों है, इसमें वर्ब प्लूरल क्यों है? देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। दी डायरेक्टर, देखो डायरेक्टर एक सब्जेक्ट है, उससे पहले आर्टिकल आया, एंड दी प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर एक सब्जेक्ट है, उससे पहले आर्टिकल आया, तो दी डायरेक्टर एंड दी प्रोड्यूसर हैव कम। यहाँ पे हैव क्या है दोस्तों? प्लूरल वर्ब है। ये है प्लूरल वर्ब और ये है सिंगुलर वर्ब। क्यों यहाँ पे प्लूरल आया, क्यों यहाँ पे सिंगुलर आया? देखो ध्यान से देखो, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन, मतलब एक ही गाउन के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो ना? ए वाइट एंड ब्लैक गाउन मतलब एक गाउन है जो कि वाइट और ब्लैक कलर में है, लेकिन सॉरी पहले इसको खत्म करते हैं। एक जो गाउन है जो वाइट और ब्लैक कलर में है, मतलब एक ही गाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जब हम एक ही गाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वर्ब को क्यों प्लूरल करें? जब हम एक ही गाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगा ना, वर्ब भी एक ही के हिसाब से होगा ना। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस पे देखो, दी डायरेक्टर एंड दी प्रोड्यूसर, जब हम सब्जेक्ट के सामने दो दो आर्टिकल लगा देते हैं, पहला सब्जेक्ट के सामने अगर आर्टिकल लगा दिया और दूसरा सब्जेक्ट के सामने भी अगर आर्टिकल लगा दिया, इसका मतलब क्या है? ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दो अलग अलग इंसान हैं। दी डायरेक्टर एंड दी प्रोड्यूसर अगर हम बोल दिए तो मतलब डायरेक्टर अलग है और प्रोड्यूसर अलग है। अब दो इंसान के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रहा है। अब अगर दो इंसान के बारे में बातचीत हो रहा है तो वर्ब प्लूरल ही होगा ना, क्योंकि सब्जेक्ट 1 अलग है, सब्जेक्ट 2 अलग इंसान है। अब दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़ा हुआ है तो वर्ब प्लूरल होगा बेसिक रूल के हिसाब से। अगर मैं ये सेंटेंस को ऐसे लिखूं, अगर मैं ये सेंटेंस को ऐसे लिखूं, दी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर डैश कम। अब बताओ यहां पे वर्ब क्या होगा? हैव होगा या हैज होगा? मतलब सिंगुलर होगा वर्ब या प्लूरल होगा? बताओ। इसमें डायरेक्टर से पहले भी दी है और प्रोड्यूसर से पहले दी है, लेकिन इस सेंटेंस में डायरेक्टर से पहले दी है लेकिन प्रोड्यूसर से पहले दी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दो दी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मतलब ये एक ही इंसान है जो कि डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है। लेकिन जब हम दी डायरेक्टर और दी प्रोड्यूसर बोलते हैं तो वो दो इंसान बन जाता है, एक इंसान नहीं है। ठीक है, जब हम दी को हटा देते हैं तो ये एक ही इंसान बन जाता है। अगर इस बीच में दी को घुसा दें तो डायरेक्टर अलग हो जाएगा, प्रोड्यूसर अलग हो जाएगा। तो दी डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मतलब वो एक ही इंसान है जो डायरेक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है,
हैज़ कम। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर बीच में दी लगा दिया तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम पे मतलब दोस्तों इसी पे क्वेश्चन आता है डायरेक्टली। इस टाइप के वर्ड्स होते, मतलब सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस तो एग्जैक्टली नहीं होता, पैटर्न एग्जैक्टली इसी टाइप का होता है। तो इस चीज़ को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, जितने भी रूल्स हम डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है इसमें। चलो नेक्स्ट रूल डिस्कस करते हैं। अगर दो सब्जेक्ट नेइदर नॉर, एइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर, और या नन बट से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। देखो मैंने लिखा हुआ है वर्ब नियर सब्जेक्ट, मतलब वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे पास वाला सब्जेक्ट। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, नेइदर महान नॉर सूरज हैज़ कम। अब नेइदर नॉर यूज किया गया है कि नहीं? अब नेइदर नॉर यूज किया गया है, सब्जेक्ट क्या है, महान है और सूरज है। सब्जेक्ट 1 महान है और सब्जेक्ट 2 क्या है, सूरज है। अब वर्ब जो है ना पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। मतलब क्या है, वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से वर्ब होगा। अगर वर्ब के पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। अगर वर्ब के पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। वर्ब के पास सब्जेक्ट क्या है, सूरज है कि नहीं? वर्ब के पास में क्या है, ये वर्ब है ना, इसके पास में कौन सा सब्जेक्ट है, सूरज है। सूरज क्या है, सिंगुलर में है तो वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखो, एइदर महान और हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब इसमें देखो क्या हो गया, एइदर और यूज किया गया है, दो सब्जेक्ट हैं, महान एक सब्जेक्ट है और हिज फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट है। अगर एइदर और यूज किया गया है, दो सब्जेक्ट है, तो वर्ब किसके हिसाब से होगा, नज़दीकी सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। वर्ब के नज़दीक सब्जेक्ट में क्या है, हिज फ्रेंड्स है। हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल में है, तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हैव क्या है, प्लूरल में है। ये क्या है, प्लूरल वर्ब। समझ पाए? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन फॉर्म में ये सेंटेंस। ठीक है, तो पहले वर्ब आ गया। जब सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में होता है, एक्चुअली नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है वर्ब आता है। लेकिन जब क्वेश्चन फॉर्म में सेंटेंस को बना दे तो वर्ब पहले आता है फिर बाद में सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे हैज आ गया पहले वर्ब। हैज महान और सूरज कम। तो यहाँ पे और से जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे और से जुड़ा हुआ है महान और सूरज। हैज महान और सूरज कम। तो यहाँ पे और से अगर जुड़ा है दो सब्जेक्ट तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट है, महान है। महान सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। ठीक है, अगर महान प्लूरल होता तो वर्ब भी प्लूरल होता। ये सिंगुलर वर्ब। समझ पाए? ये रूल क्या है, नेदर नॉर, एदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और नन बट। अगर इनमें से कुछ भी आया, दो सब्जेक्ट अगर जुड़ा हुआ है तो वर्ब पास वाले सब्जेक्ट के, वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से होगा वर्ब। नेक्स्ट रूल देखो क्या कह रहा है नेक्स्ट रूल, यूजेस ऑफ नेदर ऑफ, एदर ऑफ, नन ऑफ। नेदर ऑफ को कहाँ पे यूज करें, एदर ऑफ को कहाँ पे यूज करें और नन ऑफ को हम कहाँ पे यूज करते हैं। ध्यान से देखो ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस देखो, नेदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। नेदर ऑफ हिज 4 सन्स लुक्ड आफ्टर हिम। एक चीज याद रखो दोस्तों, नेदर, नेदर और एदर ये हमेशा दो चीज़ों के लिए ही यूज होता है। अगर दो सब्जेक्ट है, दो इंसान है, दो प्रोनाउन है, कुछ भी दो चीज़ के, अगर दो चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तभी हम नेदर या एदर को यूज करते हैं। ठीक है, 2 थिंग्स, ये भी 2 थिंग्स के लिए यूज होता है। 2 से ज़्यादा या 2 से कम चलेगा। 2 से ज़्यादा आया या 2 से कम आया तो नेदर एदर हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन नेदर क्या है दोस्तों, नेदर नेगेटिव फॉर्म में यूज होता है, मतलब इसमें नॉट इंक्लूडेड है, ये नेगेटिव है, इसमें ऑलरेडी नॉट है। नेदर मतलब नहीं। तो पहला सेंटेंस देखो, नेदर ऑफ हिज 4 सन्स, यहाँ पे 4 सन्स बोल रहा है, लेकिन नेदर हम दो चीज के लिए ही यूज करते हैं तो यहाँ पे नेदर नहीं आएगा ना। यहाँ पे नेदर ऑफ की जगह पे क्या आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे नेदर ऑफ की जगह पे क्या सही यूज होगा, यहाँ पे यूज होगा नन ऑफ, नन ऑफ।
नन ऑफ हिज फोर सेंस लुक्ड आफ्टर हिम। क्यों हमने यहाँ पे नन ऑफ लगाया? क्योंकि यहाँ पे 4 लड़कों के बारे में बात किया जा रहा है। जब 4 लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे नेदर नहीं आएगा, क्योंकि हम जानते हैं नेदर सिर्फ 2 चीज़ों के लिए बात किया जाता है। अगर यहाँ पे 2 लड़कों के बारे में बात किया जा रहा था, अगर यहाँ पे 2 लड़कों के बारे में अगर बात किया जा रहा होता तो यहाँ पे नेदर सही होता, नेदर ऑफ हिज 2 सन्स सही होता है। लेकिन नेदर ऑफ हिज 4 सन्स नहीं होगा, क्योंकि 2 से बढ़ गया या 2 से घट गया तो नेदर वहाँ पे आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे नन ऑफ सही यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, एदर ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। अब देखो यहाँ पे एदर आया, एदर भी 2 चीज़ के लिए यूज होता है। यहाँ पे 5 मेंबर के बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पे एदर ऑफ नहीं होगा ना। यहाँ पे एदर ऑफ की जगह पे हम क्या यूज करेंगे दोस्तों? वन ऑफ। ठीक है, क्या यूज करेंगे? वन ऑफ। वन ऑफ, तो वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। समझ पाए? वन ऑफ द 5 मेंबर्स इज एट फॉल्ट। अब देखो, वन ऑफ द 5 मेंबर्स, वर्ब आया है इज, इसका मतलब क्या है? सेंटेंस को ध्यान से समझो, सेंटेंस को समझो, मतलब थीम को समझो। वन ऑफ द 5 मेंबर्स मतलब 5 मेंबर में से एक। वन ऑफ द 5 मेंबर्स का मतलब क्या है? 5 मेंबर में से एक के बारे में बात किया जा रहा है। अगर हम 5 में से एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब उस एक पे डिपेंड है। वन ऑफ द 5 मेंबर्स मतलब जो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो एक पे डिपेंड है। तो एक पे अगर डिपेंड है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो ईज यहाँ पे सही है, उस हिसाब से ईज आया है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 ऑफ द 5 मेंबर्स तो यहाँ पे आर आ जाता, क्योंकि 5 मेंबर में से 2 लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। अब 2 आ गया मतलब वो प्लूरल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम। देखो यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बात किया जा रहा है। अब जब 2 लोगों के बारे में बात किया जाता है तो बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जामिनेशन। दोस्तों ये वर्बली मतलब स्पोकन इंग्लिश में बोल देना सही है, कोई बात नहीं, स्पोकन इंग्लिश में कुछ गलत नहीं। लेकिन हम जब ग्रामेटिकली इसको लिखते हैं तो बोथ ऑफ देम, हम दो लोगों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो बोथ ऑफ देम यूज करना सही नहीं होगा। वहाँ पे उसके लिए एक बना हुआ है वर्ड नेदर। तो बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा। बोथ ऑफ देम डिड नॉट, इसके जगह पे हम क्या यूज करेंगे? नेदर ऑफ देम टेक द एग्जामिनेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिड नॉट भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि नेदर में ऑलरेडी नेगेटिव है, इसमें नॉट इंक्लूडेड है। तो बोथ ऑफ देम डिड नॉट ये पूरा हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेदर ऑफ देम टेक द एग्जाम। तो यहाँ पे नया सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेदर ऑफ देम टेक द एग्जाम। ये नया सेंटेंस बन गया, मतलब दोनों में से किसी ने भी एग्जाम नहीं दिया। ठीक है, किसी ने भी एग्जाम नहीं दिया है। तो समझ पाए दोस्तों कहाँ पे हम नन ऑफ यूज करते हैं, कहाँ पे हम नेदर यूज करते हैं, कहाँ पे हम वन ऑफ यूज करते हैं और कहाँ पे हम बोथ यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है? देखो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो दिखने में प्लूरल दिखते हैं, सब में एस लगा रहता है। ठीक है, अगर नाउन में एस लगा दे तो प्लूरल बन जाएगा कि नहीं बताओ? तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें एस ऑलरेडी लगा हुआ है लेकिन वो सारे सिंगुलर होते हैं। कौन कौन? देखो उसमें कौन कौन कैटेगरी आता है। बीमारियों का नाम मैं ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख देता हूँ। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, हिंदी नहीं मतलब समझ नहीं पाते हैं वर्ड्स। नेम ऑफ डिजीज, तो नेम ऑफ डिजीज जो मीजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, सिंगल्स, ये सब दोस्तों क्या है? ये सब बीमारी का नाम है। अब जब बीमारी का नाम में ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो ये सब को हम सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम सिंगुलर मानते हैं क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड्स है बीमारी को नाम। अब ये मीजल आप नहीं बोलोगे, हमेशा हम मीजल्स ही बोलते हैं, मम्प्स बोलते हैं, रिकेट्स बोलते हैं, सिंगल्स बोलते हैं। ठीक है, तो नेम ऑफ डिजीज जितने भी जो हैं जिसमें एस लगा हुआ है वो सारे सिंगुलर ही है, उसे हम सिंगुलर मानेंगे। वैसे जितने भी सारे स्पोर्ट्स के नाम, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, नेम ऑफ स्पोर्ट्स, बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स एट्सेट्रा,
जितने भी खेल के नाम हैं ये सारे हम सिंगुलर मानेंगे, क्योंकि सब सारे में एस लगे हैं, जो कि खिला मतलब स्पोर्ट्स के नेम है, खेल के नाम है, तो इसको हम क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे। वैसे जितने भी देश के नेम होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, हम यूनाइटेड स्टेट नहीं बोलते, हम यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं। वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं, वेस्ट इंडी नहीं बोलते हम। तो इतने बहुत सारे जो स्टेट्स के नाम है जिसमें एस लगा रहता है, नेम ऑफ स्टेट्स, नेम ऑफ स्टेट्स नहीं, नेम ऑफ कंट्री, ठीक है, नेम ऑफ कंट्रीज, जिसमें एस लगा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, उस सारे को हम सिंगुलर ही मानेंगे। पुस्तकों के नाम मतलब नेम ऑफ बुक्स, नेम ऑफ बुक्स, जितने भी बुक्स के नेम होते हैं दोस्तों उसमें ऑलरेडी एस लगा रहता है, जो उसके टाइटल होते हैं, द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्किटियर्स, ये सारे क्या है, बुक्स के नाम है। अब थ्री मस्किटियर्स का मतलब नहीं है कि प्लूरल है, ये थ्री मस्किटियर्स दोस्तों एक बुक को इंडिकेट कर रहा है, बुक एक ही होता है, ठीक है। थ्री मस्किटियर्स मतलब क्या, एक बुक है, तो एक बुक है तो वो सिंगुलर होगा, लेकिन उसमें एस लगा हुआ है इसलिए ये एक अलग एक रूल में चला जाता है। विषयों के नाम मतलब नेम ऑफ टॉपिक्स, नेम ऑफ टॉपिक्स। अब टॉपिक्स के नाम में फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ये सारे क्या एस लगे हुए हैं, तो हम फिजिक्स को हम नहीं बोलेंगे कि प्लूरल है, फिजिक्स क्या है, एक सिंगुलर है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम में कैसे आता है, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो फिजिक्स एस लगा हुआ है, एग्जाम में यहाँ पे ईच के जगह पे आर ला के दे देगा, तो कोई भी अगर जो नहीं जानता है वो क्या समझेगा, फिजिक्स एस लगा है, एस लगा है मतलब उसके बाद आर आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट दिमाग में यही आता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि फिजिक्स एक टॉपिक का नाम है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एस लगा रहता है इसमें, और इसको हम सिंगुलर मानते हैं, इंग्लिश इसको सिंगुलर मानता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो यहाँ पे इज इसका सही यूज है। वैसे पॉलिटिक्स इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है, वैसे यहाँ पे पॉलिटिक्स क्या है, एक सिंगुलर के हिसाब से यूज किया गया है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब देखते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, देखो अब यही फिजिक्स या पॉलिटिक्स या कुछ भी जो वर्ड्स हैं ये कुछ ये प्लूरल के हिसाब से भी यूज किया जा सकता है। जैसे देखो, स्टैटिस्टिक हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स। अब यहां पे इस सेंटेंस में स्टैटिस्टिक टॉपिक नहीं है, ध्यान से देखो, इस सेंटेंस में स्टैटिस्टिक टॉपिक नहीं है। यहाँ पे फिजिक्स एक टॉपिक है, यहाँ पे पॉलिटिक्स एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है, लेकिन यहाँ पे स्टैटिस्टिक टॉपिक नहीं है। ध्यान से पढ़ो, स्टैटिस्टिक हैव रिवील्ड मल्टीपल स्कैम्स, मल्टीपल स्कैम रिवील किया, क्या रिवील किया, स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट रिवील नहीं किया है, टॉपिक रिवील नहीं किया। स्टैटिस्टिक मतलब कैलकुलेशन, यहाँ पे स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है दोस्तों, कैलकुलेशन। जब हम स्टैटिस्टिक को कैलकुलेशन के हिसाब से मानेंगे तो बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं, अब कैलकुलेशन बहुत सारे हैं, तो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे जो है ये प्लूरल है, ये जो यहाँ पे स्टैटिस्टिक यूज हुआ है ये प्लूरल के हिसाब से यूज किया गया है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। तो स्टैटिस्टिक के बाद इसके जब वर्ब है, ये क्या है दोस्तों, हैव है, जो कि प्लूरल वर्ब है। एग्जाम में आपको स्टैटिस्टिक के बाद हैज यूज करके दे देगा, ये कंफ्यूज करता है दोस्तों, एग्जाम में ना हमेशा कंफ्यूज करेगा। आपको बोल दिया स्टैटिस्टिक के ये सब के बाद हमेशा सिंगुलर यूज किया जाएगा, लेकिन आपको एक्सेप्शन वाला सेंटेंस दे देगा, तो आपको ये एक्सेप्शन वाला पता होना जरूरी है, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। अब फिजिक्स लिख देगा, फिजिक्स, लेकिन आपको ऐसे बताएगा सेंटेंस में कि फिजिक्स एक टॉपिक के हिसाब से नहीं, एक प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से वहाँ पे इंडिकेट करता हो। अगर एक टॉपिक प्लूरल के मीनिंग से अगर सेंटेंस में है तो वो तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक क्या है, एक टॉपिक नहीं है, यहाँ पे स्टैटिस्टिक मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन के बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ो, आप समझ जाओगे, यहाँ पे स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट नहीं है। अगर स्टैटिस्टिक यहाँ पे एक टॉपिक होता तो ये हैज होता, स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट नहीं है, टॉपिक नहीं है, ये कैलकुलेशंस डिफरेंट मतलब वेराइटी ऑफ कैलकुलेशंस यहाँ पे बता रहा है ये, तो ये प्लूरल बन गया, तो वर्ब प्लूरल है, हैव है यहाँ पे, ठीक है, समझ पाए। नेक्स्ट देखो इंपॉर्टेंट रूल, वर्ब ऑफ ए सेंटेंस, एक सेंटेंस का वर्ब डिपेंड्स ऑन मेन सब्जेक्ट। जो सेंटेंस का जो वर्ब होता है ना दोस्तों, हमेशा मेन सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। एक सेंटेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट मतलब जो सब्जेक्ट पे फोकस किया जा रहा है ना उसी पे डिपेंड करता है। जैसे देखो एग्जाम्पल से हम समझेंगे, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड। अब एप्पल्स है यहाँ पे,
मल्टीपल्स है, तो यहाँ पे आर अगर लगा दिया जाए तो जो नहीं जानता है वो उसको सही मानेगा, क्योंकि एप्पल्स है, एप्पल्स के बाद बाय डिफॉल्ट दिमाग में आएगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है। लेकिन ध्यान से देखो यहाँ पे सेंटेंस में किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स। एप्पल पे फोकस नहीं किया जा रहा है, एप्पल का क्वालिटी पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो क्वालिटी पे अगर फोकस किया जा रहा है तो क्वालिटी क्या है, सिंगुलर है। अगर क्वालिटी सिंगुलर है, ये एक सब्जेक्ट है, अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब मेन सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। मतलब मेन सब्जेक्ट अगर जिस फॉर्म में है उस हिसाब से वर्ब होगा। अगर मेन सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा, अगर मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। मेन सब्जेक्ट क्या है, दी क्वालिटी है, यहाँ पे क्वालिटी क्या है दोस्तों, सिंगुलर में है, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है। समझ पाए। नेक्स्ट देखो, ही नॉट हिज फ्रेंड्स इज गिल्टी। देखो यहाँ पे किस पे फोकस किया जा रहा है, ही पे फोकस किया जा रहा है, इस पे फोकस किया जा रहा है। वो बोल रहा है कि वो, ना कि वो उसके फ्रेंड्स गिल्टी हैं, मतलब उसके फ्रेंड्स गिल्टी नहीं है, वो गिल्टी है। समझ रहे हो। तो किस पे फोकस किया जा रहा है, ही पे फोकस किया जा रहा है। तो अगर ही पे हम फोकस कर रहे हैं तो वर्ब इसके हिसाब से होगा। ही के हिसाब से वर्ब क्या है दोस्तों, इज है, जो कि बिल्कुल सही है। एग्जाम में आपको ना ही उल्टा लगा के दे देगा, हिज फ्रेंड्स है इसके बाद आर लगा देगा, यहाँ पे एप्पल से आर लगा देगा। समझ रहे हो ना, ऐसे कंफ्यूज करता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, द अपील ऑफ द विक्टिम। देखो बड़ा सेंटेंस है ये, अच्छे से पढ़ना, सुनो अच्छे से। द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज बीन एक्सेप्टेड। यहाँ पे वर्ब कहाँ पे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे वर्ब है ये हैज, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, द अपील ऑफ द विक्टिम्स। समझ रहे हो, द अपील ऑफ द विक्टिम्स, यहां पे विक्टिम का अपील पे फोकस किया जा रहा है। अगर हम विक्टिम, देखो यहां पे विक्टिम्स है, विक्टिम्स क्या है, प्लूरल में है, लेकिन क्या बोल रहा है कि मेन सब्जेक्ट पे वर्ब डिपेंड करता है। तो मेन सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, अपील है। विक्टिम के अपील पे फोकस किया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे विक्टिम पे फोकस नहीं किया जा रहा है। द अपील ऑफ द विक्टिम्स मतलब क्या है, विक्टिम के अपील पे फोकस किया जा रहा है। अब अपील जो है वो सिंगुलर है। अब अपील अगर सिंगुलर है, मेन सब्जेक्ट जो सिंगुलर है, तो वर्ब क्या होगा, उस हिसाब से सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो आपको ना सेंटेंस में पहचानना है, ये एक दिन में नहीं होगा दोस्तों। ये जितना ज़्यादा आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे, आप सेंटेंस को पहचानोगे, कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे वर्ब है, ठीक है। ये पहचान से आएगा, और उसके लिए थोड़ा थोड़ा आपको ऐसे रूल पता होना चाहिए। और अभी से अगर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे आप पहचानना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। गलती होता है इनिशियल टाइम में, लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी लर्न। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, अगर सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं दोस्तों, ये नाउन चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अभी आप टेंशन मत लो। कलेक्टिव नाउन मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन्स, ठीक है। बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ नाउन्स को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन है सेंटेंस में तो वर्ब उसके हिसाब से सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखो, द हर्ड ऑफ काउस इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो हर्ड ऑफ काउस मतलब दोस्तों क्या है, गायों का गैंग, ठीक है, जो झुंड बोलते हैं जिसे। अब झुंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो झुंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम एक एक गाय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम गाय का झुंड के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक गाय है, गाय नंबर 1, गाय नंबर 2, गाय नंबर 3, गाय नंबर 4, गाय नंबर 5, गाय नंबर 6, गाय नंबर 7, गाय नंबर 8। हम एक एक गाय के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम इनके झुंड के बारे में बात कर रहे हैं। अब झुंड तो एक ही है ना, झुंड क्या है, एक है। अब झुंड अगर एक है तो वर्ब क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर ही होगा, क्योंकि झुंड एक है, मतलब झुंड तो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे इज, मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको रूल वाइज नहीं जा रहा हूँ, रूल तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको मीनिंग भी समझा रहा हूँ क्यों यहाँ पे इज है। समझने की कोशिश करो, पकड़ो, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझने की कोशिश करो। वैसे नेक्स्ट देखो, द कमिटी। यहाँ पे दी कमिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कमिटी एज ए वन यूनिट देखा जा रहा है, ठीक है। कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं कि नहीं, बताओ। कमेटी में बहुत सारे मेंबर होते हैं, लेकिन वो सारे मेंबर को इंडिविजुअली नहीं पकड़ा जा रहा है यहाँ पे दी कमेटी मतलब वो सारे लोगों को इकट्ठा मतलब इकट्ठा एक यूनिट माना जा रहा है। तो अगर एक इकट्ठा यूनिट मान रहे हैं तो दी कमेटी एक सिंगुलर बन जाता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। उसके हिसाब से देखो यहाँ पे हैज है, हैज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। अब एग्जाम में ना हैज की जगह पे आपको दे देगा हैव।
द कमिटी हैव अनोनिमसली टेकन इट्स डिसीजन। अब यहाँ पे हैव दे दिया, कोई भी समझेगा कि कमिटी मतलब हाँ यार बहुत सारे लोग हैं इसमें, अब ऑब्वियसली हैव होगा, लेकिन वो वहाँ पे गलत हो जाएंगे क्योंकि कमिटी एज ए वन यूनिट देखा जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक्सेप्शन देखो, अब यही जो चीज़ है द कमिटी और हर्ड ऑफ काउस इस टाइप के, ये एक यूनिट नहीं, एक झुंड के हिसाब से नहीं, अलग अलग इंडिकेट हो सकता है एक सेंटेंस में। जैसे देखो द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखो इस सेंटेंस में क्या गलत है, गलत मतलब क्या है इस सेंटेंस में, समझो क्या मतलब इसमें क्यों आर आया। अब दी ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, देखो यहाँ पे दी ज्यूरी है, एक दी ज्यूरी मतलब क्या है दोस्तों, 5-6 जज को मिला के एक बेंच बनाया जाता है जिसको ज्यूरी बोला जाता है। लेकिन इस सेंटेंस में एक एक बंदे को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, क्या बोल रहा है कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मतलब वो अपने अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, दी ज्यूरी के एक वन सिंगल यूनिट नहीं देखा गया, यहाँ पे 5 मेंबर है, 1 2 3 4 5, इसको आज यूनिट नहीं देखा जा रहा है। मान लो कि ये 3 अपना अलग ओपिनियन में डिवाइड हो गए और ये 2 अलग ओपिनियन में डिवाइड हो गए। अब इनको एक सिंगल यूनिट देखा जा रहा है, मतलब ये 5 लोग को एक यूनिट नहीं देखा जा रहा है, इनको अलग अलग मेंबर के हिसाब से देखा जा रहा है। अब अगर इनको अलग अलग मेंबर के हिसाब से देखेंगे तो ये मोर देन वन हो जा रहे हैं। अब मोर देन वन हो गया मतलब क्या है, प्लूरल हो गया। अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया मतलब क्या है, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। इसलिए दी ज्यूरी के बाद यहाँ पे आर आया है। एग्जाम में दी ज्यूरी के बाद ईज ला के दे देगा। अगर आप पहले वाले के हिसाब से ले लोगे तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। आपको सेंटेंस में सेंस हमेशा पकड़ना है, ठीक है। दी ज्यूरी किस हिसाब से दिया है, आज ए सिंगल यूनिट दिया है या मल्टीपल, मतलब अलग अलग डिवाइड करके दे दिया, वो आपको सेंस समझना है। सेंटेंस पढ़ के ही समझ पाओगे, ऐसे नहीं बता पाओगे आप। नेक्स्ट देखो दी ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब देखो दी ऑडियंस मतलब क्या है, बहुत सारे लोग होते हैं उनको एक ऑडियंस बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे दी ऑडियंस अलग अलग मतलब से निकला है। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि दी ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स। अब ऑडियंस एक साथ सीट नहीं ले सकता, ऑडियंस में बहुत सारे लोग होते हैं, वो अपना अपना सीट ले लिए। तो ऑडियंस यहाँ पे क्या है दोस्तों, आज ए सिंगल यूनिट नहीं देखा जा रहा है, ऑडियंस आज यहाँ पे मल्टीपल यूनिट देखा जा रहा है, क्योंकि वो अपना अपना सीट लिए, मतलब एक एक मेंबर को यहाँ पे काउंट हो रहा है। अगर हम मोर देन वन हम ऑडियंस को ले लेते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब हो गया। देखो वर्ब प्लूरल है और जो देर है यहाँ पे प्रोनाउन है ये भी प्लूरल है। वैसे देखो दी ज्यूरी, अब इससे देख सकते हो एग्जाम में ना दोनों गलत नहीं करेगा। यहाँ पे अगर इज दे दिया है तो यहाँ पे वो देर को नहीं हटाएगा, ये देर ही रहेगा। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे देर है, यहाँ पे ईज है, तो समझ जाना भाई यहाँ पे कुछ गलत है, ठीक है। यहाँ पे हैज है, यहाँ पे देर है, तो समझ जाना गलत है, क्योंकि यहाँ पे हैव है, यहाँ पे हैव होगा तभी जाके यहाँ पे देर आएगा। अगर यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे प्रोनाउन भी सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो आप मतलब रिवर्स गेम भी खेल सकते हो एग्जाम में समझने के लिए, कोई कहाँ पे गलत है, आप रिवर्स गेम भी कभी कभी खेल सकते हो। उसके लिए समझ होना जरूरी है, धीरे धीरे समझ आएगा। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। देखो समझ पाए पहला वाला रूल, इससे पहला जो रूल हम पढ़े, कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल एडजेक्टिव मतलब क्या होता है दोस्तों, 1 2 3 4 ये जो जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। इसे एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे इसके बारे में। कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन आता है और उसके बाद वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है। सेंटेंस देखो, 100 रुपीज़, 100 क्या है, एक कार्डिनल एडजेक्टिव है। रुपीज़ क्या है, नाउन है जो कि प्लूरल में है, रुपीज़ लगा है ना, एस लगा है, तो रुपीज़ प्लूरल हो गया। कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस रुपीज़, उसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे ईज क्या है, सिंगुलर है। इन माई पॉकेट, अब ये तो रहा रूल। अब सेंस समझो, 100 रुपीज़, आप अभी मीनिंग समझो सेंटेंस का, मैं आपको मीनिंग समझा रहा हूँ। 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट। अब आपके पॉकेट में 100 रुपीज़ है, आप 100 रुपीज़ को एक एक नहीं मान रहे हो, 1 2 3 4 5 6 करके 100 नहीं मान रहे हो, आप 100 रुपी आज ए वन एंटिटी ले रहे हो, आज ए वन यूनिट ले रहे हो, इसलिए आप इसको वर्ब को हमने सिंगुलर बना दिया, क्योंकि सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर बन गया। वैसे ही 10 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, तो यहाँ पे जो 10 माइल्स है, 10 माइल है, ये आज ए वन यूनिट लिया जा रहा है, ठीक है। ये जो 10 माइल है ये आज ए वन यूनिट लिया जा रहा है, इसलिए इसके बाद वर्ब सिंगुलर आया। अब एक्सेप्शन पे ध्यान दो, वही 100 रुपया आया। देखो
100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टूडेंट। पहले क्या था, 100 रुपीज़ इज़ इन माई पॉकेट, यहाँ पे आज 1 यूनिट है क्योंकि पॉकेट में मेरे पास 100 रुपये ही है। लेकिन जब 100 रुपये हम डिस्ट्रीब्यूशन करने में आ जाते हैं, आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो थोड़ी ना 100 सबको 100 दे दोगे। 100 सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब मान लो कि 10 लोग हैं, 10 स्टूडेंट हैं, तो 100 कैसे डिवाइड करोगे? 10 10 10 10 करके 10 लोगों को 10 रुपये दिए मतलब दिया जाएगा, तो 100 डिवाइड हो गया। अब 100 क्या है? प्लूरल बन गया। अब 100 सिंगुलर नहीं रहा। जब 100 प्लूरल बन गया तो वर्ब क्या होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये एक वर्ब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल बन गया तो वर्ब क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लूरल बन जाएगा। समझ पा रहे हो? सेंटेंस को सेंस से हर चीज़ आप कनेक्ट करना। रूल एक जगह पे होता है, लेकिन आप जिस दिन सेंटेंस का सेंस समझ जाओगे उस दिन आपको रूल काम नहीं आएगा, क्योंकि आप सेंटेंस सेंस समझ के आप आंसर कर सकते हो। इसलिए बोला जाता है समझ होना ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। सिर्फ रूल बेस्ड चलोगे तो वहाँ पे गलती हो सकता है, लेकिन समझ के हिसाब से चलोगे तो गलती बिल्कुल नहीं होगा। देखो 2 सेंटेंस देखो, 5000 रुपीज़ का 2 अलग अलग डिफरेंस। एक में 5000 है, एक सिंगुलर है, 5000 के बाद प्लूरल है। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। 5000 रुपीज़ इज़ ए हैंडसम अमाउंट। यहाँ पे 5000 रुपीज़ आज ए 1 यूनिट देखा जा रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ब आया सिंगुलर। लेकिन नेक्स्ट देखो, 5000 रुपीज़ हैव बिन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज़। अब 5000 रुपये हमारे को खर्च करना है अलग अलग जगहों पे। अब 5000 अलग अलग जगह पे खर्च करोगे तो मतलब 5000 क्या है? डिवाइड हो गया, मल्टीपल हो गया, ठीक है नहीं? क्योंकि 1000 एक जगह पे खर्च करोगे, 3000 और एक जगह पे खर्च करोगे, बाकी का पैसा और एक जगह पे खर्च करोगे। इसका मतलब क्या है? 5000 डिवाइड हो गया। अगर 5000 डिवाइड हो गया, 5000 सिंगल यूनिट नहीं रहा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मल्टीपल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लूरल हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? समझ पाए? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, समबॉडी, नोबॉडी, नन, वन। अगर ये जितने भी वर्ड्स हैं, अगर ये सेंटेंस में यूज हुए हैं या मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हैं, तो उसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा, नाउन सिंगुलर होगा और प्रोनाउन सिंगुलर होगा, ठीक है? देखो सेंटेंस देखो, ईच स्टूडेंट हैज़ कम। ईच है पहले, उसके बाद स्टूडेंट क्या है दोस्तों? नाउन है, ठीक है, जो सब्जेक्ट मतलब नाउन है। ईच के बाद नाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है। क्लियर? ईच स्टूडेंट हैज़ कम। एग्जाम में क्या आएगा? ईच स्टूडेंट्स लगा देगा, जो कि गलत है। ईच के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। वैसे देखो, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पे देखो ईच स्टूडेंट हैज़ कम। यहाँ पे ईच स्टूडेंट मतलब एक एक स्टूडेंट के बारे में बात किया जा रहा है। जब एक एक स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब सेंस के हिसाब से क्या होगा दोस्तों? वर्ब तो सिंगुलर ही होगा ना। सेंस के हिसाब से जाएंगे तो आप हमेशा सही पकड़ोगे, वरना हमेशा गलत पकड़ लोगे आप। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, अब देखो दोनों एंड से जुड़े हैं, लेकिन वो बात कर रहा है एक ही का। ईच बॉय एक लड़का, एक लड़की, हैज़ कम, तो एक एक के बारे में बात किया जा रहा है ना। तब अब जब हम एक एक के बारे में बात करते हैं तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर ही होगा ना, तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। वैसे देखो नेक्स्ट देखो, वन मस्ट टॉलरेट वंस फ्रेंड एज वेल एज वंस एनिमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, क्योंकि ये जब हम वन से स्टार्ट करते हैं तो इसका जो प्रोनाउन होगा ना, ये वंस और वंस ही रहेगा। एग्जाम में आपको हीज दे देगा, यहाँ पे हीज दे देगा, जो कि गलत है। अगर वन से स्टार्ट हुआ है तो वंस रहेगा, वंस रहेगा। समझ पा रहे हो? इस चीज़ को ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, मैनी ए स्टूडेंट। मैनी ए के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन सिंगुलर रहता है, उसके बाद वर्ब सिंगुलर रहता है, ठीक है? मोर देन वन मैन वाज प्रेजेंट देयर। मोर देन वन मैन, एक से ज़्यादा लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, तो मोर देन के बाद, मोर देन वन के बाद, ठीक है, मोर देन वन के बाद, देखो मोर देन वन है, मोर देन के वन के बाद नाउन सिंगुलर होता है और वर्ब सिंगुलर होता है। नेक्स्ट देखो, ईच, एवरी, वन। अगर ये तीनों में से कोई एक यूज किया गया है, इसके बाद अगर ऑफ है, ईच ऑफ, एवरी ऑफ या वन ऑफ है, तो उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है ना, वो प्लूरल होता है, और उसके बाद जो वर्ब या प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर होता है, ठीक है? ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है और उसके बाद वर्ब या प्रोनाउन सिंगुलर होता है। देखो सेंटेंस देखो, रूल से मतलब थोड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, सेंटेंस इजी लगता है। वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ है, इसके बाद द बॉयज़ क्या है? नाउन है,
तो नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो देखो बॉयज़ यहाँ पे प्लूरल है, तो वन ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल होगा, उसके बाद जो वर्ब रहेगा या प्रोनाउन रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। तो वन ऑफ द बॉयज़ हैज़ डन हीज वर्क, हैज़ आया यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ना हैव लगा देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पास में बॉयज़ हैं, तो कोई भी सोचेगा कि यहाँ पे हैव सही है, कोई भी सोचेगा कि हैव सही है क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ हैं, लेकिन यहाँ पे वन ऑफ यूज किया गया है। सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करो, रूल छोड़ो, सेंटेंस को समझो। वन ऑफ द बॉयज़ मतलब एक झुंड बॉयज़ में से एक के बारे में बात किया जा रहा है। वन ऑफ द बॉयज़ मतलब क्या है, बहुत सारे बॉयज़ में से एक के बारे में बात किया जा रहा है। अगर हम एक के बारे में बात कर रहे हैं तो वर्ब किस पे डिपेंड करता है, मेन सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, वन ऑफ पे डिपेंड करता है। तो वन ऑफ क्या है, एक सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। वैसे देखो वन ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोगों में से एक के बारे में बात किया जा रहा है, हैज़ किल्ड द प्रेसिडेंट, ठीक है, उनमें से एक इंसान ने प्रेसिडेंट को मारा। तो यहाँ पे एक के बारे में बात किया जा रहा है, वन ऑफ देम मतलब क्या, एक के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, उस हिसाब से सिंगुलर होगा। समझ गए दोस्तों? ये थे लेक्चर 1 के इम्पॉर्टेंट रूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स। आई होप आप समझ गए। हर चीज़ मैंने मतलब पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, धीरे धीरे मैंने एक्सप्लेन किया है और मैंने उस तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हर कोई समझ जाए, ठीक है, हर कोई समझ जाए। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको लग रहा है कि मतलब ये लेक्चर्स बहुत सही हैं और आपके कुछ दोस्त हैं जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, उनको भी आप सजेस्ट कर सकते हो ये कोर्स लेने के लिए, ठीक है। उनको मेरा नंबर दे देना, वो मेरे को कांटेक्ट करेंगे और वो ये कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि वर्दी है ये सब चीज़। तो लेक्चर 2 में फिर से मिलते हैं, टिल देन बाय। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? इस वीडियो में हम लेक्चर 2 को कंटिन्यू करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर का। लेक्चर 1 आई होप आप लोगों ने देख लिया है। अभी हम लेक्चर 2 में इसको ख़त्म करेंगे दोस्तों। 2 लेक्चर में ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट वर्ब रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, अब ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद मैं इसका नोट्स भी दे दूंगा आपको। पहला रूल क्या कह रहा है, देखो रूल क्या कह रहा है कि अगर एक प्लूरल नाउन है या प्रोनाउन है, एक नाउन या प्रोनाउन जो कि प्लूरल है और उसके बाद अगर ईच आ जाए तो वर्ब प्लूरल होगा। अब देखो दोस्तों, ईच हम क्या जानते हैं, ईच मतलब क्या होता है, एक होता है। जब हम एक के बारे में बात कर रहे होते वहाँ पे वर्ब उसके हिसाब से सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ईच है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट ईच हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? सब्जेक्ट मतलब क्या है दोस्तों, जो कर रहा होता है, कर्ता बोलते हैं सब्जेक्ट को हिंदी में। जो काम कर रहा होता है उसे बोलते हैं सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अगर ईच है तो वर्ब हमेशा ना सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, इसलिए हमेशा बोला जाता है सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। चैप्टर का नाम ही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो वर्ब ना दोस्तों हमेशा सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट अगर चेंज हो गया ना तो वर्ब भी उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। अब जब हम क्या करते हैं कि अगर नाउन या प्रोनाउन को पहले यूज़ कर देते हैं और उसके बाद ईच लगाते हैं, तब ईच यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहा, अब सब्जेक्ट बन गया, ये नाउन या प्रोनाउन जो भी यहाँ पे है वो बन गया सब्जेक्ट। अब अगर नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो यहाँ पे वर्ब अगर सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। देखो एग्जाम्पल देखो, वी ईच हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन। तो पहले क्या आया, वी आया। वी क्या एक प्रोनाउन है जो कि प्लूरल में है। वी मतलब क्या है, हम बता रहा है, यहाँ पे एक के बारे में नहीं बता रहा, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे लोगों के बारे में बता रहा है, यहाँ पे हम के बारे में बता रहा है। वी मतलब क्या है, हम सब। वी के बाद क्या आया, प्रोनाउन के बाद क्या आया, ईच आया। तो वी के बाद ईच आया, उसके बाद वर्ब जो आएगा वो सब्जेक्ट पे डिपेंड होगा। मतलब क्या है, ये जो प्रोनाउन है इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो वी ईच हैव, यहाँ पे हैव क्यों आया, क्योंकि वी प्लूरल है, तो उस हिसाब से हैव भी वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे हैव इसका सही आंसर है। एग्जाम में क्या करेगा आपको, वी ईच हैज ए ड्यूटी टुवर्ड्स आवर नेशन, ऐसे आपको देगा, यहाँ पे हैव की जगह पे हैज़ डाल देगा। अब मैक्सिमम बच्चे क्या यहाँ पे गलती कर देंगे, क्यों, क्योंकि ईच है ना, ईच के बाद समझेंगे कि यार ईच तो एक के बारे में बात कर रहा है, अब वर्ब भी हम सिंगुलर लगा देते हैं, जो कि वहाँ पे गलत हो जाएगा। आप हमेशा सब्जेक्ट देखो, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटेंस में ना सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल लगा देगा, सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर देगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट मॉडिफाई होते हैं। तो हमेशा सब्जेक्ट पे ध्यान रखना, ठीक है। सब्जेक्ट पे हर चीज़ डिपेंड करता है। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं, देखो यहाँ पे ये हैव सही है। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, देखो वन है अगर, ठीक है, सेंटेंस अगर वन से स्टार्ट हुआ है, वन मतलब क्या होता है, एक,
प्लस वर्ब अगर सिंगुलर है उसके बाद जब वर्ब सिंगुलर होता है, वन के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर होता है, और प्रोनाउन क्या होता है, उसके बाद जो प्रोनाउन होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, सेंटेंस ना कभी कभी दोस्तों ऐसा देता है, वन शुड कीप हिज प्रॉमिस। अब जिसको नहीं पता है ना, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। गलत बस एक छोटा सा पॉइंट है, सेंटेंस में कोई कमी नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये सेंटेंस में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे गलत वो ये कर दिया, सब्जेक्ट बोल रहा है वन शुड कीप, यहाँ पे सब्जेक्ट वन है, हम नहीं जानते ये लड़का या लड़की है, तो कैसे हम यहाँ पे हीज यूज कर सकते हैं बताओ। हीज हम कब यूज करते हैं, जब हमको पता होता है कि बंदा लड़का है या लड़की है। अगर लड़का है तो हीज यूज करेंगे, अगर लड़की है तो हर लगाएंगे सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे वन दिया हुआ है, हम नहीं जानते ये सब्जेक्ट क्या है, ये लड़का है या लड़की है, ये मेल है या फीमेल, हम नहीं जानते कौन सा जेंडर, इसका पता ही नहीं है हमको, तो हम यहाँ पे हीज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जाम में आपको ये हीज ला के देगा, ये गलत सेंटेंस है। सही सेंटेंस क्या है इसका, हमेशा वन अगर सब्जेक्ट है तो उसका जो प्रोनाउन होगा ना वो हमेशा वंस होगा, वन का एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये सही सेंटेंस इसका। एग्जाम में दोस्त मैं ये चीज़ क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शायद सेंटेंस बड़ा हो सकता है ज़्यादा, लेकिन वो यही पैटर्न, तो गलती जो गलत करता है ना सेंटेंस में, वो पैटर्न एक ही रहता है हमेशा। इसलिए आप अगर ग्रामर इस चीज़ पे फोकस कर देते हो ना, तो सेंटेंस जितना भी बड़ा हो, प्रैक्टिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप पहचान लोगे सेंटेंस पढ़ते ही जान जाओगे गलत कहाँ पे है, ठीक है। अगला रूल देखते हैं, नेक्स्ट रूल क्या करें, देखो आज इफ़ या इफ़, आज दो, सपोज, आई विश, इन केस, अगर ये सब से अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, ये इमेजिनेशन कर रहा है, ठीक है। सच नहीं है ये, मैं इमेजिन कर रहा है कि काश मेरे साथ ऐसे होता, काश में वो होता, ठीक है। अगर ये सिचुएशन क्रिएट होता तो मैं ये यहाँ पे होता, मतलब वो सोच रहा है, वैसा हुआ नहीं है, जस्ट वो सोच रहा है, ठीक है। काश ऐसा होता तो मैं ऐसा होता। तो इस टाइप के जब सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है ना, ये सारे फ्रेजेस से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो वर्ब हमेशा ना वेयर होता है, डायरेक्ट वर्ब में वेयर लगेगा, ठीक है। जो वर्ब जो होता है ना उसका, उस सेंटेंस का वेयर होता है, हमेशा WERE वेयर आता है। ये वाला दोस्तों हमने टेंस में भी डिस्कस किया था, ठीक है। जब इमेजिनेशन वाला सेंटेंस हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं आई वेयर, आई के बाद हमेशा एम आता है या तो हैव आता है, लेकिन एक ही कंडीशन पे आई के बाद वेयर आता है, जहाँ पे हम इमेजिन करते हैं कोई चीज़, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, आई विश, मैं काश विश कर रहा, ठीक है। ये विश कर रहा है कि काश मैं एक बर्ड होता, आई विश आई वेयर ए बर्ड। अब आई के बाद वेयर लगा के एग्जाम में देगा ना, जिसको नहीं पता है वो इसको गलत बोल देगा, ठीक है। वो बोलेगा कि एरर इस पार्ट पे है, एक्चुअली में क्या है, इस सेंटेंस में एरर है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई के बाद वेयर इसका बिल्कुल सही यूज है। क्यों, क्योंकि ये विश कर रहा है, ठीक है, ये एक विश कर रहा है, इसका एक मन का मतलब क्या बोलते हैं, आकांक्षा है, ये विश कर रहा है। तो जब हम विश करने वाले सेंटेंस में हमेशा वेयर यूज किया जाता है वर्ब में, आई विश आई वेयर ए बर्ड। वैसे देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, ये वेयर पे फोकस रखो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इफ़ ही वेयर रिच, इफ़ ही, देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, इफ़ से स्टार्ट हुआ है। इफ़ ही वेयर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, अगर वो रिच होता, अगर वो पैसे वाला होता तो दूसरों को हेल्प करता। वह पैसे वाला है नहीं तो दूसरों को हेल्प नहीं कर सकता, वो बस इमेजिन कर रहे हैं, अगर वो रिच होता तो पैसे वाले को हेल्प करता, सॉरी वो दूसरों को हेल्प करता। तो इफ़ के बाद क्या आया दोस्तों, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है, वर्ब जो है वो वेयर है। समझ पाए वेयर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, वर्ब प्लूरल होता है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या है दोस्तों, ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब जिस सेंटेंस में आशीर्वाद का भावना होता है, ठीक है, जहाँ पे आशीर्वाद दिया जा रहा है या किसी के लिए विश किया जा रहा है कि तुम्हारा ज़िंदगी में सब अच्छा हो, तुम हर मनोकामनाएं पूरी हो, या कोई आपको आशीर्वाद दे रहा है, इस टाइप के सेंटेंसेस में ना, सेंटेंसेस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। समझ पाए ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे देखो एग्जांपल यहाँ पे, गॉड सेव द किंग, मतलब वो विश कर रहे हैं, भगवान राजा को बचा लो। लॉन्ग लिव द क्वीन, क्या मतलब इसका, कि वो विश कर रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्वीन ज़्यादा साल, मतलब लंबे साल तक जिंदा रहे, लंबे समय तक जिंदा रहे, ठीक है। तो कह रहा है, रूल कह रहा है कि इस टाइप के सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। देखो गॉड
गॉड है, उसके बाद गॉड क्या है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे बोल रहे हैं गॉड सेव द किंग। यहाँ पे वर्ब क्या है दोस्तों, प्लूरल है कि नहीं बताओ, क्या बताया था, वर्ब में अगर वर्ब में हम अगर ई या ई एस को जोड़ दें, एस या ई एस को जोड़ दें, ये बन जाएगा प्लूरल। अगर एस ई एस नहीं है तो सॉरी ये सिंगुलर बन जाएगा। प्लूरल कहाँ से आया, ये नाउन में होता है, ये बन जाएगा सिंगुलर। अगर वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ दे वो बन जाएगा सिंगुलर। अगर एस ई एस नहीं है वर्ब में तो वो प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पे सेव किस फॉर्म में है, ये क्या है, ये प्लूरल वर्ब में है। यहाँ पे देखो लॉन्ग लिव द क्वीन, यहाँ पे वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के सेंटेंस देखोगे ना तो ध्यान देना सब्जेक्ट सिंगुलर में है या वर्ब प्लूरल में है कि नहीं, यहीं पे गलती कर देगा। गॉड सेव्स द किंग, यहाँ पे सेव की जगह पे सेव्स लगा देगा, जो कि गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के ऑप्टेटिव सेंटेंस में वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। अब सेव का सेव्स बना दिया तो वो सिंगुलर बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो, ए नंबर ऑफ, अगर सेंटेंस इससे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, ए नंबर ऑफ या ए लार्ज नंबर ऑफ या ए ग्रेटर नंबर ऑफ, इससे अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद नाउन हमेशा काउंटेबल होता है और वर्ब प्लूरल होता है। अब काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या है दोस्तों, ये हम नाउन जब पढ़ेंगे ना उस चैप्टर में आपको डिटेल में बता दूंगा काउंटेबल क्या अनकाउंटेबल क्या है। काउंटेबल मतलब दोस्तों जिस चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल मतलब जो चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा बाल, सर के जो बाल होते हैं, आप इसको काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, तो उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। पानी को काउंट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, वो पानी होता है अनकाउंटेबल। लेकिन हम फिंगर्स काउंट कर सकते हैं हाथ के। ठीक है, तो जो चीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, पॉसिबल है, उसको हम काउंटेबल बोलते हैं। जो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, काउंट नहीं कर सकती जिसको, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो सेंटेंस अगर इन तीनों में से किसी से भी स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद नाउन काउंटेबल आता है, काउंटेबल नाउन आता है उसके बाद, और वर्ब प्लूरल होता है। एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखो, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। ए नंबर ऑफ से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद क्या है दोस्तों, देखो नाउन है कि नहीं, नाउन क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये काउंटेबल नाउन है। यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऐड नहीं किया कि नाउन काउंटेबल होगा, नाउन काउंटेबल नाउन जो है ये प्लूरल होगा। ठीक है, ये क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ये प्लूरल होगा। तो ए नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आया वो प्लूरल होगा, जो कि जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देखो स्टूडेंट्स, एस लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद वर्ब प्लूरल होगा। वर्ब क्या है, प्लूरल होगा। यहाँ पे वर्ब क्या है दोस्तों, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है कि नहीं बताओ, प्लूरल वर्ब। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो, दी नंबर ऑफ अगर बता दिए, पहला वाला पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से मैं इसका मीनिंग वाइज मैं आपको समझा रहा हूँ। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, यहाँ पे जो ये वर्ब है ना, ये किस पे फोकस कर रहा है, स्टूडेंट्स पे फोकस कर रहा है। ये जो स्टूडेंट है, ये जो नाउन है, इस पे फोकस कर रहा है ये वर्ब, इसलिए ये अगर प्लूरल है ना, इसलिए ये प्लूरल है। सब मैंने क्या बताया था, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट पे फोकस करता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखो, यहाँ पे ए नंबर ऑफ है, यहाँ पे दी लगा दिया। अब ए क्या है, दी क्या है दोस्तों, ये है आर्टिकल्स, ये है इंडेफिनाइट आर्टिकल, ये है डेफिनाइट आर्टिकल। आर्टिकल चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में, इसको आपको क्लियर हो जाएगा हर चीज़। अब ए की जगह पे हम दी लगा देंगे तो ये क्या हो गया, यहाँ पे फोकस चेंज हो गया। अब स्टूडेंट पर फोकस नहीं रहा, कहाँ पे फोकस आ गया, सेंटेंस को पढ़ो ध्यान से, दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट। दी नंबर, अब दी अगर हम नंबर के सामने लगा दिए तो फोकस किस पे आ गया, नंबर पे फोकस आ गया। क्योंकि दी को हम डेफिनाइट आर्टिकल बोलते हैं, वो जहाँ भी लग जाता है उसके बाद जो वर्ड होता है ना उसी पे फोकस आ जाता है। दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट, अब यहाँ पे दी लग गया, अब नंबर पे फोकस आ गया। जब नंबर पे फोकस आ गया, नंबर क्या है, सिंगुलर में है, तो वर्ब क्या होना चाहिए, ये सिंगुलर होना चाहिए। तो इसके जगह पे क्या आना चाहिए सही, इसका ये आएगा वाज। दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। अब यहाँ पे फोकस क्यों नंबर पे आ गया, क्योंकि दी लगा हुआ है। अब अगर दी को हम हटा के ए लगा दें तो यहाँ पे वेयर सही है। अगर दी लग गया तो फोकस नंबर पे आ गया, और नंबर पे फोकस आ गया तो मतलब क्या है, सब्जेक्ट नंबर बन गया। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा।
समझ पा रहे हो? नेक्स्ट रूल देखो, अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ अगर लगा है, सेंटेंस अगर इससे स्टार्ट हुआ है, उसके बाद जो नाउन होगा वो अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन यूज होगा, और वर्ब क्या होगा दोस्तों, सिंगुलर होगा। अनकाउंटेबल नाउन मतलब क्या है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे देखो, एन अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, आर नॉट सफिशियंट। अब मनी यहाँ पे आज है अनकाउंटेबल, देखो मनी काउंटेबल जैसे भी हिसाब हो सकता, यूज हो सकता है, और अनकाउंटेबल जैसा भी यूज हो सकता है। यहाँ पे रूल बोल रहा है कि अमाउंट ऑफ और क्वांटिटी ऑफ के बाद हमेशा अनकाउंटेबल ही यूज होगा, इसलिए यहाँ पे मनी आज है अनकाउंटेबल यूज किया गया है। एन अमाउंट ऑफ मनी आर नॉट सफिशियंट, इसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगा। गलत क्या है यहाँ पे? यहाँ पे गलत ये है कि यहाँ पे आर लगा दिया। एन अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट सफिशियंट होगा, तो आर के जगह पे हम क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे इसका सही यूज क्या है, ईज है। यहाँ पे आर नहीं होगा, ईज होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? ये सिंपल सा रूल है दोस्तों, मतलब अभी आपको पढ़ने में, आपको समझने में, आपको समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे आप जब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, फिर ये चीज़ दिमाग में आपका बैठेगा। अभी बैठता नहीं है, जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो दिमाग में बैठता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट रूल देखो, ऑल। ऑल क्या है दोस्तों, अनकाउंटेबल ये है, प्लस वर्ब सिंगुलर आएगा, ठीक है। अगर ऑल अनकाउंटेबल हिसाब से यूज किया गया है, यहाँ पे रूल क्या कह रहा है, अगर रूल कह रहा है कि अगर ऑल अनकाउंटेबल हिसाब से यूज किया गया है तो वर्ब सिंगुलर होगा उसके बाद। अगर ऑल काउंटेबल के हिसाब से यूज किया गया है तो वर्ब प्लूरल होगा। समझ पा रहे हो? जब भी हम काउंटेबल, हर कोई भी चीज़ को अनकाउंटेबल ले लेते हैं ना, तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगा ही आएगा। जैसे देखो, ये वाला अनकाउंटेबल के हिसाब से हमने नाउन लिया, यहाँ पे मनी आज अनकाउंटेबल माना गया है। जब हम कोई भी नाउन को अनकाउंटेबल मान लेते हैं तो उसके बाद जो वर्ब होता है वो हमेशा सिंगुलर हो जाता है। वैसे यहाँ पे भी है, ऑल का अगर हम अनकाउंटेबल मान ले तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा उसके बाद। ऑल का अगर काउंटेबल मान लेंगे तो वर्ब को हमको डेफिनेटली प्लूरल करना होगा। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या कह रहे हैं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। यहाँ पे ऑल अनकाउंटेबल के हिसाब से यूज किया गया, ऑल इज वेल मतलब सब कुछ सही है। अब सब कुछ में क्या आता हमको नहीं पता है, ठीक है, इसलिए वो अनकाउंटेबल है। जो कि ऑल अनकाउंटेबल है, उसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा। तो ये क्या है दोस्तों, ये है सिंगुलर वर्ब, इज। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ऑल आर वेल एट होम। अब यहाँ पे ऑल जो है ना, ये काउंटेबल के हिसाब से यूज किया जा रहा है। ऑल आर वेल एट होम, होम पे जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो काउंटेबल है कि नहीं बताओ? काउंट कर सकते हैं ना? अगर हम काउंट कर सकते हैं तो वो काउंटेबल है। अब काउंट कर सकते हैं सबको, तो काउंटेबल है, तो सबके लिए हम वर्ब को क्यों सिंगुलर यूज करेंगे? वहाँ पे सिंगुलर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि सबके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। ऑल आर वेल एट होम, तो यहाँ पे जो वर्ब है ये आर होगा, ये सही है, ठीक है। ऑल इज वेल एट होम, अब देखो एग्जाम में ऑल इज वेल एट होम दे देगा। अब सबको पता है ऑल इज वेल, ठीक है, 3 इडियट तो सब लोग देखे ही होंगे। अब ऑल इज वेल दिमाग में बैठ गया है, तो जहाँ पे भी हमको ऑल इज वेल दिखता है तो हम सही मान लेते। मैं भी सही मान लेता था स्टार्टिंग में, जब तक मेरे को ये रूल नहीं पता था। जब मैं समझा कि ये चीज़ ऐसा होता है, ये घटना ऐसा है, तब मैं दिमाग से निकल गया मेरा ऑल इज वेल हर जगह पे सही नहीं है। ऑल इज वेल तभी सही है जब हम सब कुछ के बारे में बात करते हैं, दुनिया में सब कुछ। लेकिन ऑल इज वेल वहाँ पे गलत है जब हम किसी लिमिटेड चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे होम के बारे में बात किया जा रहा है, जिसमें लोगों को कैलकुलेट किया जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे वर्ब आर लगना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो रूल, ये जो जितने भी सारे मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पॉटरी, बेकरी, बिहेवियर, फलाना ढिमकाना, जितने भी सारे, ठीक है, इतने सारे, दिमाग ख़राब करता है ये सब चीज़। अब जितने सारे मैंने लिखा हो ना, तो ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। फर्नीचर मतलब आप बोल नहीं सकते कितने फर्नीचर, सारे उसी में आते हैं। एडवाइस मतलब सारे इसी में आते हैं। वर्क मतलब सारे इसी में आते हैं। तो इस टाइप के जो नाउन्स होते हैं ना, वो अनकाउंटेबल होते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन हम काउंट नहीं कर सकते। मैंने क्या बताया था, अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर रहता है।
तो इसलिए मजबूरन हम काउंट नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो हमको वर्ब ना इसके बाद सिंगुलर ही मानना पड़ेगा। देखो द सीनरी ऑफ कश्मीर, अब कश्मीर का सीनरी को आप काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, वो अनकाउंटेबल है, उसको गिन ही नहीं सकते, अनगिनत है। इसलिए हमको वर्ब जो उसके बाद हैज आया है इसको हमको सिंगुलर रखना पड़ा। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एन्चेंटेड अस। एग्जाम में आपको हैज की जगह पे क्या देगा? हैव लगा के देगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर हैव एन्चेंटेड अस। अब जिसको नहीं पता है ना वो सोचेगा, वो जो मतलब अल्प जो विद्या होते हैं ना, अल्प ज्ञानी, अल्प विद्या भयंकरी बोलते हैं ना, अल्प ज्ञानी होते हैं जिनको सब कुछ पता होता है, उनको लगता है कि हर चीज़ पता है उनको, तो वो समझेंगे द सीनरी ऑफ कश्मीर। अब सीनरी का कश्मीर का सीनरी तो बहुत सारे, वो सोचेगा कि यार बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगा। वो बोलेगा कि नो एरर, वो सोचेगा ही नहीं कि यहाँ पे गलत है। गलत यहाँ पे इसलिए है क्योंकि सीनरी जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है। अब अनकाउंटेबल नाउन के बाद हमेशा उसका वर्ब सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पे है जिसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, आई पास्ट, मैं पास हो गया, बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज नॉट गुड। लेकिन मेरे जो मार्क्स के जो परसेंटेज थे वो सही नहीं है। यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है? परसेंटेज पे किया जा रहा है। परसेंटेज क्या है दोस्तों? यहाँ पे अनकाउंटेबल है। ये अनकाउंटेबल है तो वर्ब उसका क्या होगा? सिंगुलर होगा, जो कि यहाँ पे वाज है। अब यहाँ पे एग्जाम में वेर ला के देगा। अब कोई भी सोचेगा सही है क्योंकि मार्क्स यहाँ पे प्लूरल में है। अब कोई भी सोचता है कि यार उसके बाद जो वर्ब होता है, हमेशा दिमाग में यही होता है ना, बचपन से यही था मेरा कि सब्जेक्ट के बाद मतलब जो पहले वर्ब से पहले जो है उसी पे डिपेंड करता है। वर्ब से पहले अगर प्लूरल है तो मैं वर्ब को भी प्लूरल बना देता था, लेकिन वो मेरा सोच बाद में मेरे को पता चला कि बहुत गलत सोच था। हमको ओवरऑल सेंटेंस को समझना होता है, तभी जाके हम डिसाइड करेंगे एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे एक्चुअल सब्जेक्ट जो है परसेंटेज है, परसेंटेज पे वर्ब डिपेंड करता है। परसेंटेज अनकाउंटेबल है, इसलिए वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। एग्जाम में वेर ला के देगा आपको। चलो देखो, ये जितने भी सारे वर्ड्स आप देख रहे हो, सीजर्स, टोंग्स, प्लायर्स, पिंसेस, ठीक है, ये सारे मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको समझने के लिए। ये तो नोट्स में दे दूंगा, आप इसको रिवाइज कर सकते हो। जितने भी जो वर्ड्स हैं ना, ये क्या है दोस्तों? ये हमेशा ऐसे ही होते हैं, हमेशा प्लूरल में होते हैं। सीजर्स, आप कभी भी सीजर नहीं बोलोगे। एग्जाम में ना आपको हमेशा सीजर ला के देगा, ठीक है। एग्जाम में सीजर, टंग, प्लायर, प्रिंसर, बेलो, स्पेक्टेकल, कॉन्ग्रेचुलेसन, ये सब यूज करके देगा। लेकिन आपको याद रखना है कि ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल में होते हैं, इसमें एस लगा ही रहता है। इसलिए हम कोई उपाय नहीं है, ये सारे प्लूरल में ही है हमेशा, ठीक है। ये जोड़ों में होते हैं हमेशा। एक आपको मतलब पेयर ऑफ, इन सब के लिए ना पेयर ऑफ यूज़ किया जाता है, बहुत सारे मतलब मैक्सिमम के लिए पेयर ऑफ यूज़ किया जाता है। मतलब क्या है कि ये सारे प्लूरल में ही है, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये प्लूरल में ही है, इसके लिए हमेशा वर्ब प्लूरल ही यूज़ किया जाता है। जैसे देखो सेंटेंस, वेयर आर माई पैंट्स, यहाँ पे पैंट्स है। अब पैंट्स जो यूज़ किया गया है तो वर्ब हमेशा प्लूरल ही होगा, जो कि यहाँ पे आर आया है। क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, उसका फॉर्मेट मैंने बताया था कि वर्ब पहले आता है, सब्जेक्ट बाद में आता है, ठीक है। पैंट बाद में आया है, वर्ब पहले आया है। वैसे देखो, वेयर आर माई टोंग्स, आर यूज किया गया है। द प्रोसीड्स वर्ड है जो कि प्लूरल में ही है। वेयर, यहाँ पे वेयर यूज किया गया। एग्जाम में आपको वाज ला के देगा, वेयर इज माई पैंट। एग्जाम में आपको देगा वेयर इज माई पैंट्स। अब अगर आप ईज को आर नहीं किया, अगर आपको नहीं पता ये चीज़, आप गलत करके आ जाओगे वहाँ पे। All his assets were seized. Alms were given to the beggars. यहाँ पे were यूज किया गया। The embers of the fire were still burning. समझ रहे हो? वर्ब किस पे डिपेंड कर रहा है? एम्बर, आल्म्स, यहाँ पे एजेट्स, प्रोसीड्स, टंग्स, पैंट्स, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट प्लूरल में ही रहते हैं हमेशा, इसका सिंगुलर कभी नहीं होता। अगला रूल देखें। देखो, अब ये जो 10 रूल यहाँ पे लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये एक टाइप का समरी है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट है इसके समरी है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ ये कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर नीचे के जो सेंटेंसेस पढ़ेंगे। पहले देखो नंबर 1 पे वर्ड है नो। अगर सेंटेंस नो से स्टार्ट हुआ है, नो, उसके बाद अगर नाउन या प्रोनाउन अगर अनकाउंटेबल नाउन है, नो के बाद अगर यूएन मतलब अनकाउंटेबल नाउन, नो के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके बाद वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। नो के बाद अगर काउंटेबल नाउन है, SCN मतलब क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अगर नो के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, देखो एस को नहीं हटाया, अगर एस को हटा दोगे, काउंटेबल नाउन कर दोगे तो वर्ब वहाँ पे प्लूरल हो जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन।
अब नाउन सिंगुलर है ना, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना तो वर्ब को हम कैसे प्लूरल कर सकते हैं, वर्ब भी सिंगुलर होगा। वैसे देखो अगर सेंटेंस इससे स्टार्ट हुआ है 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, इसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा। देखो सेंटेंस देख लेते हैं, चलो सेंटेंस बाद में देखेंगे, ठीक है। चलो नहीं सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे देखो पहला वाला का क्या है, नो प्लस अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। नो के बाद एयर आया है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आया है, नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स। नो है, उसके बाद एयर आया, एयर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, एयर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए वर्ब आया सिंगुलर, ठीक है। वैसे देखो नो स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एग्जामिनेशन। नो के बाद क्या है दोस्तों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, स्टूडेंट काउंटेबल है जो कि यहाँ पे सिंगुलर में दिया गया है, अगर ये पे स्टूडेंट्स कर देता तो यहाँ पे वेयर हो जाता। नो स्टूडेंट सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आया। उसके बाद देखो 1/3 ऑफ द वर्क, 1/3, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है, उसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर आएगा वर्ब। यहाँ पे वर्ब क्या है, देखो हैज है, सिंगुलर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखो 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, उसके बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया तो वर्ब प्लूरल होगा। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे क्या बना दिया है, काउंटेबल, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। ये मतलब यहाँ पे एक टेबल में कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स दे दिया है, समरी टाइप का, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। अगर इससे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आपको यूज़ करना होगा। जैसे देखो मोस्ट ऑफ द नॉलेज अनकाउंटेबल है इसलिए यहाँ पे आया ईज। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अब देखो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा, अगर इसके जगह पे प्लूरल काउंटेबल नाउन लगा दें तो ये हो जाएगा प्लूरल वर्ब। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अब देखो गर्ल का गर्ल्स बना दिया, ये हो गया प्लूरल काउंटेबल नाउन। मोस्ट ऑफ के बाद क्या आया है, ये आया है, तो वर्ब बन गया हमारा आर जो कि प्लूरल है। नेक्स्ट देखो द परसेंटेज ऑफ के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन या प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होगा। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, ये क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद वर्ब, ये वाला ऊपर वाला रूल है 6 नंबर वाला रूल का ये इस पे आता है, ठीक है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद वर्ब आया है प्लूरल। नेक्स्ट देखो हाफ ऑफ यहाँ पे यूज किया गया, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद हैव आया है जो कि प्लूरल वर्ब है। सम ऑफ द स्टूडेंट, देखो सम ऑफ यहाँ पे है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स उसी टाइप का, मतलब सारे एग्जाम्पल वो दे दिया है। मोर देन 1 सिटी, ठीक है। मोर देन 1 के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया है तो वर्ब सिंगुलर होगा। मोर देन 2 या मोर देन 3 के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है तो प्लूरल वर्ब होगा। मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन 1 आया है तो वर्ब प्लूरल होगा। जैसे देखो ये लास्ट वाला मोर के बाद मोर सिटीज़, ठीक है, मोर सिटीज़ देन 1। मोर सिटीज़ क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, मोर सिटीज़ देन 1 वेयर इन रूम्स, ठीक है। मोर देन 2 थीव्स हैव बीन कॉट, मोर देन 2, मोर देन 3 के बाद अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, थीव्स यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वर्ब प्लूरल होगा, जो कि यहाँ पे देखो हैव लगा हुआ है। मोर प्लान्स देन 1, मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस देन 1, मोर प्लान्स देन 1 वेयर मेड, प्लूरल वर्ब इसका होगा, ठीक है। तो ये टेबल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसमें बहुत सारे रूल डिस्कस कर लिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये, ठीक है। बहुत सारे रूल इसमें डिस्कस कर लिए, 10 रूल, 10 तो यहाँ पे सीरियल नंबर है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे जो ऑब्लिक करके जितने सारे जो यहाँ पे फ्रेजेस लिखा हुआ है ये सारा आपको पता होना चाहिए। ये एक दिन में नहीं होगा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, ये एक दिन में नहीं होता है, ये सारा चीज़ को ना रिवाइज करना होता है, जितना आप रिवीजन करोगे ये चीज़ दिमाग में बैठेगा। अब ये सब वीडियो देखने के बाद और कोई बुक फॉलो मत करना, क्योंकि बुक फॉलो करोगे अपने आप को कन्फ्यूज़ करोगे, आप कुछ भी याद नहीं रहेगा आपका, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ वीडियो देखो, डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, देखना आपका इंग्लिश में सुधार आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप और कोई बुक ग्रामर के लिए फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे फिर वो दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको बुक में समझ में नहीं आने वाला, बुक में आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। और कोई लेक्चर मत देख लेना,
आप ऑलरेडी मेरे लेक्चर देख रहे हो तो बेटर है आप इसी को देखो और इससे ही प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं एक फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ आपको। मुझे पता है कि मेरे को कैसे पढ़ाना है और कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मैं आपको एक दिशा में लेके जा रहा हूँ, और अगर आप मेरे दिशा में नहीं चलोगे और किसी दूसरे दिशा में चलना स्टार्ट कर दोगे, फिर मैं जिस हिसाब से कोशिश कर रहा हूँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, मैं जो सोच रहा हूँ वो आप नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ये सारे वीडियोस देख रहे हो, बिलीव करो इस मेरे हर ग्रामर में कंप्लीट कर दूंगा, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, आपको ग्रामर में डाउट नहीं रहेगा। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसी पे ग्रामर पढ़ा रहा हूँ मैं। ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, ज़्यादा हल्के में भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, बीच बीच में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए चाहिए आपको। तो दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा और हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, टिल देन बाय बाय। हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आपने वो क्वेश्चंस मैंने जो दिया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, वो क्वेश्चंस आपने खुद से ट्राई किया हुआ है। ठीक है, अभी इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, सारे क्वेश्चंस एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि तबीयत बहुत ही ख़राब है, पूरा मतलब कोरोना के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं मेरे अंदर, और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, मतलब बहुत ही एग्जॉस्ट फील हो रहा है। और ऑफिस से छुट्टी भी ले लिया है मैंने, घर पे ही रहता हूँ और बस सिंपल सा नॉर्मल सा वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, इस टाइप का फीलिंग आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बहुत ही मुश्किल से मैं वीडियो डाल रहा हूँ ताकि आप लोग वेट कर रहे होंगे, इसलिए मेरे को वीडियो बनाना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मैं तो रेस्ट ही कर रहा हूँ पूरा दिन। ठीक है, तो चलो एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स इंडिकेट्स दैट the population of the world will double in about 30 years and human life will become more and more miserable। सेंटेंस बहुत लंबा सेंटेंस है, लेकिन हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि गलत कहाँ पे हो सकता है। ठीक है, आप सारे चैप्टर्स करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली सेंटेंस में गलत कहाँ कहाँ पे होता है एग्ज़ाम वाइज, क्योंकि हमको वही पता होना चाहिए। ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड कहाँ पे वो गलत देता है। तो ये तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, स्टैटिस्टिक पे ध्यान दो। स्टैटिस्टिक मैंने क्या बताया था चैप्टर पढ़ते वक्त, मतलब स्टैटिस्टिक लो, फिजिक्स लो, मैथमेटिक्स, ये सब क्या है, सब में एस लगा होता है। अगर ये एक विषय के हिसाब से यहाँ पे सेंटेंस में है, अगर स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट के हिसाब से सेंटेंस में हो तो ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा, है कि नहीं। लेकिन इस सेंटेंस में स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट नहीं है, एक डाटा है। द अवेलेबल स्टैटिस्टिक, इसका मतलब क्या है, एक अवेलेबल डाटा। तो जब स्टैटिस्टिक जो है डाटा के हिसाब से हम लेते हैं तो ये वर्ब लेगा, वो लेगा प्लूरल। अब इसके बाद जो वर्ब क्या, देखो इंडिकेट्स है, मैंने क्या बताया था, वर्ब में एस लगेगा तो वर्ब बन जाएगा सिंगुलर। वर्ब में एस लगा हुआ है तो ये बन गया सिंगुलर। हमको यहाँ पे प्लूरल चाहिए क्योंकि स्टैटिस्टिक यहाँ पे डाटा के हिसाब से है, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है ये प्लूरल होगा सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे इंडिकेट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों, इंडिकेट होना चाहिए, इंडिकेट, ये हो गया प्लूरल। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो Shingles are a disease in which the patient develops lots of inflamed spots around the waist। यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे देखो सिंगल्स पे ध्यान दो। सिंगल्स एक डिजीज़ है, मैंने क्या बताया था, रूल में हमने क्या पढ़ा था जब चैप्टर पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जितने भी डिजीज़ के नाम होते हैं जिसके सामने एस लगा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, सिंगल्स ले लो, मीजल्स ले लो, ये सारे डिजीज़ के नाम हैं, ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगा। सिंगल्स मतलब डिजीज़ का मल्टीपल नहीं है, ये सिंगल्स मतलब एक डिजीज़ का नाम है ये। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, तो ये आर के जगह पे क्या होना चाहिए, ईज होना चाहिए। ठीक है, सिंगल्स इज ए डिजीज़ होगा, ना कि सिंगल्स आर ए डिजीज़। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज वंस ग्लोरियस फोर्ट्स आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल। गलत क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको गलत समझ में आ जाएगा। एक जगह पे आर दिया हुआ है और एक जगह पे वाज दिया हुआ है। अब आर दिया मतलब क्या है, डेफिनेटली सब्जेक्ट प्लूरल में है,
यहाँ पे व्हाट वाज वंस ग्लोरियस फोर्ट्स, ये फोर्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है। फोर्ट्स मतलब यहाँ पे FORTS लगा हुआ है, प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ पे वाज क्या है, सिंगुलर में है, तो इसको हम बना देंगे प्लूरल। ये होगा वेयर। व्हाट वेयर वंस ग्लोरियस फोर्ट्स आर नाउ नथिंग बट पाइल्स ऑफ रबल। यहाँ से आपको देखो, अगर आपको रूल भी नहीं पता है तो आप कॉमन सेंस हिसाब मतलब कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा आंसर क्या है। देखो, एक आर दिया हुआ है, एक वाज दिया हुआ है। मान लो कि मेरे को ग्रामर नहीं पता है, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ आर क्या है, वेयर क्या है, वाज क्या है, इतना तो मेरे को पता है। तो मैं देखूंगा एक जगह पे आर दिया हुआ है, दूसरी जगह पे आवाज़ दिया है, तो मेरे को डेफिनेटली गलत कुछ यहीं पे है, गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको टिक कर दूँ, मेरे को इसका मीनिंग भी नहीं, सॉरी मतलब क्या बोलते हैं, इसका अगर आंसर भी नहीं पता है मेरे को, फिर भी मैं इसी को टिक करूँगा क्योंकि गलत यहीं पे है। लेकिन हमको आंसर भी पता होना चाहिए, रीज़न भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वाज की जगह पे वेयर होगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ और वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ आर योर पर्सनल प्रॉब्लम। देखो, यहाँ पे दो सेंटेंस, दो क्लॉज, सेंटेंस के जो दो क्लॉज है वो और से जुड़े हुए हैं। वेदर यू शुड गेट मैरिड नाउ, ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पार्ट है, और से जुड़ा हुआ है। फिर नेक्स्ट देखो, वेदर यू शुड रिमेन सिंगल ऑल योर लाइफ, ये एक पार्ट है। जब दो क्लॉज या दो पार्ट, दो सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हो तो उसके बाद जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। वो और का मतलब क्या है? और का मतलब है या तो ये या तो ये, तो दोनों में से किसी एक के बारे में वो बात कर रहा है। तो वर्ब क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस अगर अप्लाई करेंगे तो वर्ब वहाँ पे सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ब देखो आपको प्लूरल बना के दिया हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ पे क्या आएगा? ईज आएगा। ठीक है, ईज योर पर्सनल प्रॉब्लम। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ईच फैकल्टी मेंबर्स एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्सेज इन दिस कॉलेज। यहाँ पे गलत क्या है? सॉरी, ये मेंबर्स नहीं होगा दोस्तों, क्वेश्चन में मतलब रेक्टिफाई कर देना, ये मेंबर्स नहीं होगा, ये मेंबर होगा। ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, ये मेंबर होगा। ईच फैकल्टी मेंबर एज वेल एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर ऑफ द व्यू दैट देयर शुड बी मैनी मोर न्यू कोर्सेज। देखो, रूल में हमने पढ़ा था एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, बहुत सारे ऐसे हमने स्टार्टिंग में फ्रेजेस पढ़े थे जो अगर दो सब्जेक्ट को या दो नाउन या दो प्रोनाउन को अगर दो प्रोनाउन अगर आज वेल आज से जुड़ा हुआ हो तो वर्ब पहला सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो यहाँ पे पहला सब्जेक्ट क्या है? ईच फैकल्टी मेंबर, यहाँ पे पहला सब्जेक्ट है। ईच फैकल्टी मेंबर मतलब एक के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन देखो वर्ब क्या दिया है? वर्ब दे दिया है प्लूरल। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है दोस्तों, सेंटेंस सिर्फ बड़े होते हैं लेकिन गलत इसी टाइप का होता है। तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ये सब हो जाएगा। वेयर की जगह पे यहाँ पे क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैव कम आउट टू सी दिस स्ट्रेंज चाइल्ड हु क्लेम्स टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज प्री नटल एग्जिस्टेंस। यहाँ पे गलत क्या है? देखो, यहाँ पे एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैव आया है, उसके बाद एवरी मैन एंड वुमेन मतलब एक एक के बारे में बात किया जा रहा है। एवरी, ईच, ये सब का मतलब होता है सिंगुलर। जहाँ भी कोई भी सेंटेंस अगर ईच से, एवरी से, ये सब से स्टार्ट हो तो समझ जाना सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन देखो आपको वर्ब प्लूरल करके दिया है, यहाँ पे हैव दिया है। आप थोड़ा भी दोस्तों कॉमन सेंस यूज करोगे ना, आप फट से आंसर पकड़ लोगे। एवरी मैन एंड वुमेन ऑफ द विलेज हैव, यहाँ पे होगा हैज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। एवरी मैन एंड वुमेन ये सिंगुलर है सब्जेक्ट। ठीक है, और डोंट वरी, ये एक दिन में नहीं आता, ये विद मतलब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करते रहोगे ना, विथ प्रैक्टिस ही ये चीज़ आएगा। सेंटेंस देखते समझ जाओगे आंसर कहाँ पे क्या गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Those athletes who did not adhere to the rules of the athletics was deprived of taking part in the championship। गलत क्या है यहाँ पे?
यहाँ पे फिर से देखो वर्ब को देखो, यहाँ पे वाज दिया हुआ है। सब्जेक्ट क्या है इसका? मेन चीज़ एक सेंटेंस का सब्जेक्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक कला है दोस्तों, आप धीरे धीरे सीखोगे, सब्जेक्ट पहचानना सीखोगे आप सेंटेंस में धीरे धीरे, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब जो करता होता है, जो कर रहा होता है वो काम को, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दोज एथलीट्स। दोज एथलीट्स क्या है? ये प्लूरल में है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब क्या है दिया है यहाँ पे? देखो वर्ब सिंगुलर दे दिया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए वेयर, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो, वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आर। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, यहाँ पे गलत क्या समझ में आ गया। वन ऑफ द डेवलपिंग मतलब जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनमें से एक के बारे में बात किया जा रहा है। वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज का मतलब क्या है? कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें से एक के बारे में बात किया जा रहा है। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर बन गया, अगर एक के बारे में बात किया जा रहा है मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। वर्ब यहाँ पे देखो प्लूरल बना के दिया है, इसका क्या होगा आंसर? ये होगा इज। वन ऑफ द डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अभी इसका रूल भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लेकिन दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा रूल वाइज मत जाया करो। आप सेंटेंस का सेंस को समझो, ठीक है। जिस दिन सेंटेंस का मीनिंग समझ जाओगे ना, तो आपको रूल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप पहचान में आ जाएगा आपका कि कहाँ पे क्या होना चाहिए एक्चुअली। इसलिए सेंटेंस का समझ आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सेंटेंस समझने की कोशिश करो, मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ। वन ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ का मतलब क्या है। मैं ये भी बोल सकता था कि वन ऑफ के बाद अगर नाउन प्लूरल आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर आएगा, इस टाइप के मैं बोल सकता हूँ, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे मतलब रटने जैसे हो जा रहा है, लेकिन इससे कुछ समझ नहीं बढ़ेगा किसी का, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझो, सेंटेंस समझो। आप सेंटेंस समझोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स टू कनेक्ट हेरिटेबल एंड अदर डिजॉर्डर्स आर रिवोल्यूशनरी। यहाँ पे वर्ब क्या है? यहाँ पे वर्ब आर है। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है या सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है द आइडिया। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स, ठीक है। लोग समझेंगे डिसऑर्डर्स को, सब्जेक्ट समझ लेंगे। नहीं, सब्जेक्ट मतलब जो मेन है, जो कर रहा है जो काम, या जिस पे फोकस किया जा रहा है। द आइडिया ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? द आइडिया। आइडिया क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है दोस्तों, आइडिया प्लूरल नहीं है। यहाँ पे आइडियाज बोलता तो ये प्लूरल हो जाता है, लेकिन आइडिया बोला है, दी आइडिया, तो ये सिंगुलर है। तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। ये होगा इज, ठीक है। ऐसे एग्जाम में देता है, कंफ्यूज करके देता है हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10। नेदर रागिनी नॉर रजनी वेयर टू टेक टू हर हिल्स व्हेन दे सॉ ए कोबरा लाइंग एट द गेट। नेदर नॉर, इधर और में क्या बताया था दोस्तों मैंने कि वर्ब नज़दीक वाले सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। नेदर नॉर लगा हो या इधर और लगा हो। तो यहाँ पे वर्ब जो वेयर है, इसका पास वाला सब्जेक्ट क्या है? रजनी है। रजनी क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वेयर की जगह पे क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हैव एदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स बीन सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ब्रांच मैनेजर इन द पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन सेंटेंस है, मतलब सेंटेंस क्वेश्चन स्ट्रक्चर में है, इसलिए सबसे पहले वर्ब आया है, उसके बाद सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट क्या है? एदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स। एदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स का मतलब क्या है? एदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स का मतलब है कि उनमें से कोई एक, ठीक है। एदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स का मतलब क्या है? दोनों में से एक। जब बात दोनों में से एक की हो रही है तो सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल है? बताओ। सब्जेक्ट सिंगुलर है, क्योंकि एक के बारे में बात किया जा रहा है, दोनों में से किसी एक के बारे में बात किया जा रहा है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन देखो वर्ब यहाँ पे प्लूरल बना के दिया हुआ है, हैव दिया है, तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए? हैज, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस हैज़ बिन मेड बाय द फॉर्मर यूएन। पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देखो सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस। सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस बताया है यहाँ पे, है कि नहीं। सम हाईली सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो वर्ब प्लूरल होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे सिंगुलर बना के दिया है वर्ब को, तो यहाँ पे हैज़ की जगह पे क्या होना चाहिए? हैव होना चाहिए, ठीक है, हैव बिन होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इफ महात्मा गांधी वाज अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ इंडिया। इस टाइप के सेंटेंस जहाँ पे इमेजिन किया जाता है, ठीक है, अगर वो ऐसा होता तो मैं ऐसा कर लेता, अगर मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता, जहाँ पे इमेजिनेशन हो रहा है, ठीक है, जो सच नहीं है या हो नहीं सकता, बस लोग आशा कर रहे कि काश ऐसा होता। इस टाइप के सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वेयर यूज़ किया जाता है। मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद वेयर यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इफ़ महात्मा गांधी, ठीक हो, क्लॉज जो इफ़ क्लॉज वाला सेंटेंस कहाँ पे वो वेयर यूज़ किया जाता है? इफ़ क्लॉज वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद वेयर आता है। तो यहाँ पे इफ़ महात्मा गांधी, इफ़ क्लॉज है, उसके बाद क्या है? महात्मा गांधी सब्जेक्ट है, उसके बाद जो वाज आया है यहाँ पे हमेशा वेयर यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आएगा वेयर। इफ़ महात्मा गांधी वेयर अलाइव ही वुड स्टार्ट वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशंस ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, was she a bird she would definitely fly to you and say that she could not live without you। बोल रहा है कि अगर वो एक बर्ड होती तो, इमेजिनेशन वाला है, फिर से आया। जब इमेजिनेशन वाला हम यूज़ करते हैं तो वर्ब क्या होता है दोस्तों? वेयर होता है हमेशा। यहाँ पे देखो वाज यूज़ करके दे दिया है, तो ये वाज के जगह पे क्या होना चाहिए? वेयर होना चाहिए, ठीक है, वाज की जगह पे वेयर होगा। वेयर सी ए बर्ड, क्यों यहाँ पे वेयर सी ए बर्ड आया? क्योंकि एडवर्ब के हिसाब से यूज़ किया गया है, ठीक है। वो हम एडवर्ब चैप्टर में पढ़ेंगे, आप अभी से मतलब ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस याद रखो, इतना याद रखो, जितने इमेजिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं वहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट से पहले वेयर आएगा, ठीक है। जहाँ पे सब्जेक्ट से पहले वर्ब है तो वेयर होगा, जहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब है तो वहाँ पे वेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 miles beyond that pasture was seen hundreds of cattle including some lambs। यहाँ पे गलत क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सबसे पहले देखो वर्ब क्या है? वाज है, देखो वर्ब यहाँ पे वाज है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो देखेंगे सब्जेक्ट सिंगुलर है कि नहीं। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है हंड्रेड्स ऑफ कैटल। ये जो हंड्रेड्स ऑफ कैटल देख रहे हो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे प्लूरल है, हंड्रेड्स ऑफ कैटल के बारे में बात किया जा रहा है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे वाज की जगह पे क्या आएगा? वेयर, इसका सही यूज है, ठीक है। सब्जेक्ट पहचान लो बस, सब्जेक्ट अगर पहचान लिया तो आपको पता चल जाएगा वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज़ नोटिस्ड दैट द इलाइट क्लास हैव नो सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल हेटअप। गलत क्या है यहाँ पे? इलाइट क्लास, ये एक कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब ये इलाइट क्लास में बहुत सारे लोग आते हैं, तो एक यूनिट के हिसाब से यहाँ पे बात किया जा रहा है इलाइट क्लास। अगर कोई भी नाउन, कलेक्टिव नाउन यूनिट के हिसाब से अगर बिहेव करे, एक यूनिट के हिसाब से अगर वहाँ पे डिफाइन हो, तो वर्ब भी सिंगुलर बन जाएगा। तो इलाइट क्लास के बाद इसका वर्ब क्या है? सिंगुलर होना चाहिए। दिया क्या है? प्लूरल। हैव की जगह पे क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऋतु आज वेल आज, देखो फिर से आज वेल आज से जुड़ा है ऋतु, और कौन आज वेल आज से कौन कौन जुड़ा है? ऋतु जुड़ा है और सम ऑफ हर फ्रेंड्स ये जुड़ा है। तो वर्ब किसके हिसाब से होना चाहिए? पहला वाला सब्जेक्ट के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि आज वेल आज से जुड़ा हुआ है। वर्ब क्या है? यहाँ पे हैव है। पहला सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे ऋतु है, तो ऋतु सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। दिया क्या है? प्लूरल, तो यहाँ पे हैव की जगह पे क्या होगा? हैज होगा, ठीक है। जो नहीं जानता ये रूल को वो फ्रेंड्स के बाद समझ लेगा हैव सही है,
लेकिन वो ये भूल जाएगा कि आज वाला से जुड़ा हुआ है और वर्ब पहला सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। नेक्स्ट देखो, मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट हैव टेकन द इंटरव्यू। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं पे गलत है। मोर देन वन, देखो मोर देन वन, यहाँ पे सिंगुलर के बारे में बात किया जा रहा है। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। मोर देन वन मतलब एक से ज़्यादा कैंडिडेट सक्सेसफुल है। बात यहाँ पे एक की किया जा रहा है, ठीक है, एक से ज़्यादा बोला जा रहा है, एक से ज़्यादा, तो फोकस यहाँ पे वन पे है। मोर देन वन सक्सेसफुल कैंडिडेट, तो यहाँ पे हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर में है। तो हैव दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा हैज। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19, इज देयर एनी डिफिकल्टीज इन डिस्पोजिंग ऑफ दिस गॉर्जियस बिल्डिंग बिल्ड ऑन सच ए स्पेसियस एंड ब्यूटीफुल कैंपस। देखो गलत क्या है यहाँ पे वर्ब क्या है, इज है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इज देयर एनी डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किस फॉर्म में, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है क्योंकि डिफिकल्टी नहीं बोला है, डिफिकल्टीज बोला है यहाँ पे। तो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन दिया सिंगुलर है तो यहाँ पे इज के जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों, आर। ठीक है, आर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 19 नंबर खत्म हो गया। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वेर सपोर्टेड बाय ए वास्ट मेजोरिटी। वर्ब क्या है यहाँ पे, पहले वर्ब देख लेते हैं। वर्ब यहाँ पे वेयर है, अभी सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे ध्यान से देखो, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है द रिक्वेस्ट। द रिक्वेस्ट देखो क्या बोल रहा है, देखो दी लगा हुआ है, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वेयर सपोर्टेड बाय। ये जो वेयर है ये किसको इंडिकेट कर रहा है, द रिक्वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द रिक्वेस्ट है, किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है, तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन दिया है प्लूरल, तो यहाँ पे होगा वाज। इस पे अगर यहाँ पे हम वाज लगा देंगे तो ये द रिक्वेस्ट को बिल्कुल कम्प्लीमेंट करेगा। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर यूनियन दैट देयर वेजेस शुड बी इंक्रीज्ड वाज सपोर्टेड बाय ए वास्ट मेजोरिटी। ठीक है, ये वाज कहाँ किसको इंडिकेट कर रहा है, द रिक्वेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट देखो, along the northern frontier of India is seen the Himalayas mighty in their splendor। यहाँ पे वर्ब क्या है, इज है। सब्जेक्ट क्या है, दी हिमालयस। दी हिमालयस सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर में दिया हुआ है, तो वर्ब क्या होगा यहाँ पे, प्लूरल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द पब्लिशर सेज दैट there is many important details to attend to before this book gets printed। यहाँ पे वर्ब क्या है, देखो यहाँ पे वर्ब इज है। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द पब्लिशर सेज दैट देर इज मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, ये है सब्जेक्ट, मैनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, प्लूरल है। अब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, तो यहाँ पे इज की जगह पे क्या होना चाहिए दोस्तों, आर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड। देखो पॉलिटिक्स आ गया यहाँ पे, मैंने क्या बताया था, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, मतलब जहाँ पे भी एस लग रहा है, एथिक्स, जहाँ पे भी एस लग रहा है एंड में, वो सिंगुलर रहेगा अगर वो एक सब्जेक्ट के हिसाब से का माना गया है। तो सेंटेंस में अगर पॉलिटिक्स आज ए सब्जेक्ट है तो उसके बाद वर्ब सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में देखो, हिज पॉलिटिक्स इज नॉट गुड। ठीक है, यहाँ पे जो ये पॉलिटिक्स है ना, ये सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे उसका मतलब राजनीतिक आइडिया के बारे में बात किया जा रहा है, पॉलिटिक्स।
ठीक है, राजनीतिक आइडिया के बारे में बात किया जा रहा है। अब जितने राजनीतिक के तो बहुत सारे आइडिया होते हैं, तो यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है एज ए प्लूरल यूज किया गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लूरल बन गया, यहाँ से तो क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। देखो लेकिन सिंगुलर दे दिया है आपको, यहाँ पे धीरे से ठूस दिया है सिंगुलर को यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा आर, हिज पॉलिटिक्स आर नॉट गुड। ठीक है, इसे कंफ्यूज करके देता है वो सेंटेंस हमेशा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24, जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars। देखो यहीं पे क्लियर, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रहा है, यहीं पे क्लियर हो गया। जस्ट आउटसाइड द होटल इज 2 bars, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, 2 bars है। सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो वर्ब क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, दे दिया है सिंगुलर, ये होगा आर। जस्ट आउटसाइड द होटल आर 2 bars, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी। नेक्स्ट देखो, वी शुड नॉट फॉरगेट दैट वी हैव ए राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ अस हैव टू रिमेंबर द ड्यूटी आल्सो। गलत क्या है यहाँ पे, ईच ऑफ अस सब्जेक्ट है, ईच ऑफ अस मतलब हम में से एक एक। जब बात एक एक के बारे में बात किया जा रहा है तो उसके बाद वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे धीरे से ठूस दिया है प्लूरल वर्ब। ईच ऑफ अस हैव कभी नहीं होगा, ईच ऑफ अस सिंगुलर है, एक एक के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव की जगह पे हैज होगा। ठीक है, समझ में आया। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिलेटेड बनते हैं ना, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दे दिया और इसका सोल्यूशन भी मैंने डिस्कस कर लिया। आई होप पूरा डाउट आपका ख़त्म हो गया होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहीं पे ख़त्म होता है कंप्लीटली। थैंक यू सो मच, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।